खतर मैं जा रही हूँ। आज रात तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? हमेशा की तरह मुख्य निर्देशक समीर वोहरा सबसे पहले बाहर आए, एजेंटों को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और जल्दी से चले गए। नूपुर जोशी और कई स्टाफ सदस्य उनके पीछे पीछे चले और छोटी बच्ची ने भी रेयांश खन्ना को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। श्री खन्ना, कोई आपको नमस्ते कह रहा है। दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता दोनों ने ये देखा और ऋतिका मेहता ने रेयांश खन्ना से गपशप भरे अंदाज में कहा। रेयांश खन्ना ने बेबसी से सिर हिलाया। बच्ची बस हंसमुख और उत्साही है। आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं। मैं, एक तलाकशुदा व्यक्ति, भला इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या कर सकता हूँ? इसके बाद गायक बाहर निकल गए। इस बार मेहर अवस्थी प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए अंदर नहीं रुकी, वह तान्या बंसल के साथ साथ बाहर चली गईं। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, बस इतनी भीड़ थी कि उन्हें साथ रहना पड़ा। हालांकि खूबसूरती, कदकाठी और स्वभाव के मामले में मेहर अवस्थी के सामने तान्या बंसल साफ तौर पर फीकी पड़ गईं। इसीलिए उन्हें नकली मेहर अवस्थी कहा जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस समय उनके हाव भाव भी बिल्कुल अलग थे। मेहर अवस्थी शांत और बेहद खूबसूरत, सहज और स्वाभाविक लग रही थीं। वहीं तान्या बंसल का चेहरा ठंडा था और उन्होंने दांत भींच लिए थे। बिना पूछे ही उनके बीच का अंतर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। तान्या बंसल के अपने आप पर काबू न रख पाने के डर से पल्लवी सूरी जल्दी से उनके पास गईं और उन्हें खींचकर अलग कर दिया। दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता मेहर अवस्थी की तरफ चल पड़ीं, जबकि रेयांश खन्ना थोड़ा पीछे रह गए और तान्या बंसल के पास से गुजर गए। मैं पार्किंग के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तान्या बंसल ने रेयांश खन्ना से कुछ फुसफुसाया। रेयांश खन्ना ने कहा, मुझे अभी काम करना है। उनके पास सच में समय नहीं था। बहुत रात हो चुकी थी और उसे मेहर अवस्थी के पास रुकना जरूरी था ताकि कुछ भी अप्रिय घटना न हो। कामकाजी लोगों के लिए देर रात तक काम करना आसान नहीं होता। तान्या बंसल ने उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद उसे यकीन था कि रेयांश खन्ना उसके प्रति अपने दीवानेपन की वजह से आएगा, इसलिए इतना कहकर वह चली गई। रेयांश खन्ना ने आलस में आकर सिर हिलाया और मेहर अवस्थी की तरफ चल पड़ा। ऋतिका मेहता और दिव्या कपूर दोनों के चेहरे पर खुशी देखकर वह मुस्कुराया और मेहर अवस्थी से पूछा, तुम्हें कौन सा स्थान मिला? सभी को आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने मुंह खोला, गुलाबी गालों वाली मेहर अवस्थी एकदम ठंडी पड़ गई। उसने नाक सिकुड़ी और सीधे आगे बढ़ गई। रेयांश खन्ना असमंजस में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेहर को क्या हुआ है, इसलिए वे सिर्फ दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता को देखते रहे। ऋतिका मेहता ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेहर ने हमसे कहा था कि आपको रैंकिंग न बताएं। नहीं, आपका क्या मतलब है दिव्या जी? रेयांश खन्ना अवाक रह गए। तो आप सबको पता था, लेकिन आपने मुझसे छुपाया। क्या ये यातना नहीं है? दिव्या कपूर ने सिर हिलाया। मेहर आमतौर पर ऐसी नहीं होती। क्यों ना आप आज रात उसे मनाने की कोशिश करें और उसे खुद बताने दें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नहीं, आपका क्या मतलब है कि मुझे उसे मनाना चाहिए? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। तीनों मेहर अवस्थी से बातचीत करते हुए हंसने लगे। पार्किंग में पीछे के दरवाजे पर एक कार चुपचाप खड़ी थी। अंदर पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल से पूछा, रेयांश खन्ना अभी तक क्यों नहीं आए? जल्दी ही आ जाएंगे। तान्या बंसल का चेहरा अभी भी पीला था। प्रोडक्शन टीम ने गायिका के कमरे में उनके लिए एक संक्षिप्त विदाई समारोह आयोजित किया था। इस एपिसोड में उनका 7वां स्थान रहा और पिछले एपिसोड में वह अंतिम स्थान पर थीं। दोनों एपिसोड के संयुक्त अंकों के आधार पर उन्हें बाहर कर दिया गया। सबसे निराशाजनक बात यह है कि वह इस एपिसोड में सबसे आखिर में आईं और अपने बेहद हॉट और सेक्सी डांस के बावजूद भी अंतिम स्थान पर रहीं। ये बहुत ही निराशाजनक है। मेहर अवस्थी सबसे पहले आईं, लेकिन तान्या बंसल ने गहरी सांस ली और उस शख्सियत के बारे में न सोचने की कोशिश की जो अब उनके भीतर का डर बनने वाली थी। अब उनके पास एक और भी महत्वपूर्ण काम है, तलाक की कार्यवाही को सफलतापूर्वक पूरा करना। परसों तलाक की कार्यवाही के लिए 1 महीने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आज रेयांश खन्ना से मिलने का जोखिम उठाया ताकि उन्हें याद दिला सकें कि वह परसों समय पर तलाक की कार्यवाही पूरी कर लें। तान्या बंसल को चिंता थी कि रेयांश खन्ना के मन में अभी भी उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं और अगर मामला लंबा खींचा तो हालात बदल सकते हैं। उसे जल्द से जल्द तलाक को अंतिम रूप देना था और यह सुनिश्चित करना था कि रेयांश खन्ना चुप रहेगा ताकि वह निश्चिंत हो सके। हालांकि कई मिनट बीत चुके थे और रेयांश खन्ना अभी तक नहीं आया था। तभी मेहर अवस्थी की कार कुछ ही दूरी पर से गुजरी और पार्किंग के सामने वाले गेट की ओर बढ़ गई। पल्लवी सूरी ने कहा, तान्या बंसल, क्या रेयांश खन्ना इस कार में हो सकता है? तान्या बंसल ने ठंडी आवाज में कहा, असंभव। पहले तो वह मेरी हर बात मानता था। अगर मैं उसे आने के लिए कहती तो वह जरूर आता। देखते हैं क्या होता है। इसी क्षण मेहर अवस्थी की कार में, अरे क्या ये तान्या बंसल की कार नहीं है? ये लोग अभी तक गए क्यों नहीं?
रितिका मेहता ने कार को पीछे के दरवाजे पर खड़ी देखा और एक नज़र में ही पहचान लिया। बाकी लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया और दिव्या कपूर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तान्या बंसल और पल्लवी सूरी थोड़ी देर पहले बाहर नहीं आई थीं? क्या वे किसी का इंतजार कर रही हैं? रेयांश खन्ना चुपचाप गाड़ी चला रहे थे, पीछे देखने वाले शीशे में देखते हुए। तभी उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी पीछे की सीट पर बैठी उन्हें कुछ ठंडी निगाहों से घूर रही हैं। रेयांश खन्ना ने तुरंत नजरें हटा लीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेहर अवस्थी ने पूछा, आप तान्या बंसल को जानते हैं? ये सवाल स्वाभाविक रूप से रेयांश खन्ना से ही पूछा गया था और रितिका मेहता और दिव्या कपूर ने भी रेयांश खन्ना की तरफ देखा। दरअसल उन्होंने तान्या बंसल और रेयांश खन्ना की बातचीत के दौरान सब कुछ देख लिया था। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, क्या मैंने यह बात तब नहीं कही थी जब पहला एपिसोड स्टार सिटी टीवी पर आया था? मैं तान्या बंसल को जानता हूँ। मेहर अवस्थी ने फिर पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं? अच्छा। रेयांश खन्ना एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उन्होंने देखा कि रितिका मेहता बगल वाली सीट पर बैठी उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही हैं और उन्होंने अंदाजा लगाया कि पीछे बैठी दिव्या कपूर के चेहरे पर भी वैसा ही भाव होगा। वह इस पूरे ड्रामे को देखते हुए कुछ सतर्क लग रहे थे। ये स्वाभाविक था, आखिर तान्या बंसल ने मेहर अवस्थी को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन ट्रोलर्स को काम पर रखा था और उन्हें कई तरह से निशाना बनाया था, इसलिए दोनों स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर रेयांश खन्ना और तान्या बंसल के बीच करीबी रिश्ता है तो शक होना लाजमी है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम कॉलेज में सहपाठी थे और उस समय हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध थे। रेयांश खन्ना ने एक पल सोचा। उन्होंने तान्या बंसल से वादा किया था कि वह इस शादी के बारे में दूसरों से बात नहीं करेंगे, लेकिन वह दूसरी बातों पर तो बात कर ही सकते थे। बहुत अच्छे संबंध। मेहर अवस्थी ने भौहें चढ़ाईं, उनकी आवाज़ में घबराहट झलक रही थी। रेयांश खन्ना ने सोचा कि शायद उन्हें उनकी पहचान पर शक था, इसलिए वे घबराए हुए थे। उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया और सोचा कि आपस में बात करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे वे और तान्या बंसल कॉलेज में मिले, प्यार में पड़े और अलग हो गए, लेकिन बाद में हुई शादी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तान्या बंसल से वादा किया था और उसे निभाना चाहते थे। कॉलेज में तान्या बंसल सच में भूली थीं। हाथ पकड़ने पर भी वो शर्मा जाती थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? रितिका मेहता चौंक गईं, फिर उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए। श्री खन्ना, आपने सच में तान्या बंसल को डेट किया था? सहायक ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, मानो उसे गपशप में मजा आ रहा हो। तो श्री खन्ना, अब आप पवित्र नहीं रहे। दिव्या कपूर ने पीछे से रितिका मेहता के सिर पर एक थप्पड़ मारा और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? ये किसी और की निजी जिंदगी है। जब तक इससे उनके काम पर असर नहीं पड़ता, हमें दखल देने का कोई हक नहीं है। रेयांश खन्ना समझ गए। दिव्या कपूर के शब्द रितिका मेहता की तरफ निर्देशित लग रहे थे, लेकिन असल में ये उनके लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी। अब तुम मेहर अवस्थी के सहायक हो, इसलिए तुम्हें अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी अलग रखनी चाहिए और तान्या बंसल के साथ अपने पुराने रिश्ते की वजह से कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहिए। रेयांश खन्ना ने कहा, चिंता मत कीजिए दिव्या जी, तान्या बंसल से हमारा रिश्ता टूट चुका है और हमारा संपर्क भी टूट गया है। मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। अभी तान्या बंसल और तुम किस बारे में बात कर रहे थे? मेहर अवस्थी ने अचानक पूछा। रेयांश खन्ना चौंक गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेहर अवस्थी इस बात पर ध्यान देंगी। उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, तान्या बंसल ने कहा कि वो मुझसे किसी बात पर चर्चा करना चाहती हैं, लेकिन मैं व्यस्त था इसलिए नहीं गया। तो तान्या बंसल अभी आपका इंतजार कर रही थीं? रितिका मेहता लगभग उछल पड़ीं। वाह, आज तो मुझे गपशप करने के लिए बहुत कुछ मिल गया। रेयांश खन्ना ने शांत भाव से जवाब दिया, शायद। आप क्यों नहीं जाते? मेहर अवस्थी की आवाज़ और ठंडी हो गई। रेयांश खन्ना ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मैं चला गया तो आज रात आपकी रक्षा कौन करेगा? मेहर अवस्थी चौंक गईं, उनकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई और उन्होंने बिना कुछ और पूछे खिड़की से बाहर देखने लगीं। रितिका मेहता ने अपने बगल में बैठे रेयांश खन्ना पर एक नज़र डाली, फिर पीछे की पंक्ति में बैठी मेहर अवस्थी की ओर देखा और अचानक अपना मुंह ढककर हंस पड़ीं। दिव्या कपूर ने उन्हें घूरा, फिर मेहर अवस्थी की ओर देखा, मानो वह सोच में डूबी हुई हों। रेयांश खन्ना बिल्कुल स्पष्ट थे, परसों के बाद उनका और तान्या बंसल का कोई संबंध नहीं रहेगा। तान्या बंसल और मेहर अवस्थी के बीच चल रही दुश्मनी की बात करें तो अगर तान्या बंसल मेहर अवस्थी के खिलाफ इसी तरह के घटिया तरीके अपनाती रहीं तो रेयांश खन्ना स्वाभाविक रूप से अपने बॉस का साथ देंगे। तो श्रीमती अवस्थी का पद क्या है? रेयांश खन्ना ने फिर से पूछने से खुद को नहीं रोका। रितिका मेहता चुप रहीं और पीछे मुड़कर देखा, मानो कह रही हो, तुम्हें सीधे मेहर से ही पूछना चाहिए। तभी पीछे से एक तीखी ठंडी आवाज़ आई, तुम्हें अगले हफ्ते पता चल जाएगा। रेयांश खन्ना अवाक रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने फिर से रितिका को कैसे नाराज कर दिया। खैर, क्या करूं, वो बॉस हैं।
गाड़ी जल्द ही होटल पहुंच गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए सभी आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी अभी भी एक ही कमरे में थे। रितिका मेहता बहुत कंजूस थी, इसलिए इस बार उन्होंने रेयांश खन्ना के लिए कमरा बुक ही नहीं किया। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के कमरे में जाने से पहले अपने कमरे में जाकर नहाते थे, लेकिन आज उनके पास मेहर अवस्थी के कमरे में नहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे पिछली बार जब हमने हरितपुर में एक शो की शूटिंग खत्म की थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। हम दोनों न सिर्फ एक ही कमरे में सोए थे, बल्कि बाथरूम भी शेयर किया था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि हम दोनों एक साथ इस्तेमाल करते थे, एक क्रम था। पहले नहा लो। कमरे के अंदर रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से कहा। तुम पहले जाओ। मेहर अवस्थी का चेहरा ठंडा था। उन्हें थोड़ा नाराज देखकर रेयांश खन्ना ने और कुछ कहा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चले गए। जैसे ही रेयांश खन्ना अंदर गए, पानी बहने की आवाज़ सुनाई दी। मेहर अवस्थी, जो अब तक अपना चेहरा ठंडा रखे हुए थी, अचानक मुस्कुरा उठी। अगर मैं चली गई तो रात में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? उन्हें याद आया कि रेयांश खन्ना ने कार में पहले क्या कहा था। पता नहीं क्यों, जैसे ही उसने वो शब्द सुने, उसका गुस्सा गायब हो गया। जाहिर है, मैंने इसलिए वहां रुककर उसकी रक्षा नहीं की थी कि वो तय समय पर नहीं आया था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा कि वो एक बहुत ही समर्पित सहायक है। बस इतना ही। उसी क्षण सोफे पर रखा रेयांश खन्ना का फ़ोन अचानक लगातार वाइब्रेट होने लगा। मेहर अवस्थी बिस्तर के किनारे पर दूर बैठी सोफे पर रखे अपने वाइब्रेट होते फ़ोन को देख रही थी। उसके हाथ घुटनों पर थे, पीठ सीधी थी, उसका हाव भाव गरिमापूर्ण था। लेकिन फ़ोन अभी भी वाइब्रेट हो रहा था। मेहर अवस्थी एक पल के लिए झिझकी, बाथरूम की ओर देखा, जहां वो आदमी अभी भी नहा रहा था। वह धीरे से उठी, सोफे तक गई और फिर वहीं जम गई। रेयांश खन्ना के फ़ोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम साफ साफ दिखाई दिया, तान्या बंसल। मेहर अवस्थी मूर्ति की तरह अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरती रही। काफ़ी देर तक फ़ोन वाइब्रेट होने के बाद तान्या बंसल ने आखिरकार फ़ोन काट दिया। इसके बाद व्हाट्सएप आया, जिसकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखा, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? ये कैसा लहजा है? ब्रेकअप के बाद भी क्या तुम दोनों इतने करीब हो? मेहर अवस्थी ने अपने होंठ दबाए, मानो फ़ोन को पूरा निगल जाना चाहती हो। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ, फिर से तान्या बंसल का फ़ोन था। इस बार फ़ोन और भी देर तक बजता रहा। मेहर अवस्थी काफ़ी देर तक चुप रही, फिर अचानक उसने फ़ोन उठाया। अध्याय 72 देवियाँ भी बच्चों जैसी हो सकती हैं। मेरा फ़ोन अभी भी वाइब्रेट हो रहा है, लगता है अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वे कॉल करते रहेंगे। मेहर अवस्थी ने फ़ोन पकड़े रखा, बाथरूम के दरवाजे पर खड़े रेयांश खन्ना को पुकारना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से उसे अचानक याद आया कि उसने स्टार सिटी टीवी पर तान्या बंसल से कैसे बात की थी। दोनों बहुत करीब थे, एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हुए लग रहे थे। हाँ, वे पहले डेट करते थे, लेकिन क्या वे बहुत करीब नहीं थे? उनके बीच और क्या हुआ था? क्या वे साथ रहते थे? कॉलेज में कपल्स का साथ रहना तो आम बात है ना? मेरा दिमाग अजीब अजीब बातों में उलझा हुआ था और मेरा फ़ोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मेहर अवस्थी की उंगलियां बेकाबू होकर चलने लगी। कॉल कनेक्ट करने के लिए उन्होंने स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप किया। उन्होंने फ़ोन कान से लगाया और दूसरी तरफ से तान्या बंसल की गुस्से वाली आवाज़ सुनी। रेयांश खन्ना, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के देर से आने की शिकायत कर रही हो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। फ़ोन के दूसरी तरफ वाली लड़की अभी भी उससे सवाल कर रही थी। मेहर अवस्थी ने अपने होंठ दबाए, गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में बोली, रेयांश खन्ना यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ से एक पल की खामोशी छा गई, फिर एक आवाज़ आई, मेहर अवस्थी। मेहर अवस्थी की आवाज़ साफ और कोमल थी, आसानी से पहचानी जा सकती थी, और क्योंकि यह तान्या बंसल का अंदर का राक्षस था, तान्या बंसल ने इसे तुरंत पहचान लिया। इस समय तान्या बंसल की आवाज़ कांप रही थी, अविश्वास से भरी हुई थी। अब लगभग आधी रात हो चुकी है, मेहर अवस्थी के हाथों में रेयांश खन्ना का फ़ोन क्यों है? इसका क्या मतलब है? मेहर अवस्थी ने शांत भाव से कहा, उनका फ़ोन मेरे पास है। क्या आपको उनसे मिलना है? कोई बात नहीं, अलविदा। तान्या बंसल ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। मेहर अवस्थी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, उनका चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था और उनके कान थोड़े लाल भी हो गए थे। मैं क्या कर रही हूँ? किसी और का फ़ोन क्यों छू रही हो? उसी क्षण बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रेयांश खन्ना बाहर आए। उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी सोफे के सामने खड़ी हैं और उनके हाथ में उनका फ़ोन है। रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, क्या कर रही हो? स्टार सिटी टीवी, अंडरग्राउंड पार्किंग, कार अभी भी पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। मेहर अवस्थी ने फ़ोन उठाया। ये कैसे हो सकता है? पल्लवी सूरी अविश्वास से देखती रहीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अनजाने में अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना साथ हैं? असंभव।
तान्या बंसल ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मेहर अवस्थी एक पॉप स्टार हैं, भला उन्हें रेयांश खन्ना में दिलचस्पी कैसे हो सकती है। मेहर अवस्थी ने अभी अभी कहा था कि रेयांश खन्ना का फ़ोन उनके कमरे में छूट गया था। कभी कभी लोग ऐसे ही होते हैं। तलाक के बाद वे स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन अच्छा न चल रहा हो। अगर आप वापस जाकर मुझसे बेहतर किसी को ढूंढ लें तो क्या इससे मैं असफल नहीं दिखूंगी। लेकिन अगर दोनों के बीच ज़्यादा करीबी नहीं थी तो रेयांश खन्ना का फ़ोन मेहर अवस्थी के पास क्यों था, और मेहर अवस्थी ने उनके लिए फ़ोन क्यों उठाया। पल्लवी सूरी ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए माथे पर शिकन डाली। उन्हें भी लगा कि उनका अनुमान कुछ ज़्यादा ही अविश्वसनीय था, लेकिन यह मामला वाकई अजीब था। तान्या बंसल ने एक पल सोचा, फिर अचानक व्यंग्य से बोली, मैं समझ गई। रेयांश खन्ना अभी भी तलाक नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपना फ़ोन मेहर अवस्थी के पास छोड़ दिया ताकि मुझे उकसा सकें और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर सकें कि वे वास्तव में बहुत ही शानदार हैं। हे, वे वाकई हद पार कर देते हैं। ओह, पल्लवी सूरी ने कहा, तान्या बंसल, क्या आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, या शायद ये सिर्फ एक संयोग है। तान्या बंसल ने चिढ़कर कहा, मैं रेयांश खन्ना को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो उस समय मुझ पर कितना मोहित था। वो मेरे लिए किसी चिपचिपी चीज़ की तरह था जिससे मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। नहीं, वो जितना ज़्यादा ऐसा करता है, मुझे उससे जल्द तलाक लेने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि उसके मन में कोई और कुटिल विचार न आए। पल्लवी सूरी चुप हो गईं। वो तान्या बंसल को उनके डेब्यू के समय से ही मार्गदर्शन दे रही थीं और रेयांश खन्ना के साथ उनकी शादी के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। इस रिश्ते में रेयांश खन्ना वाकई तान्या बंसल के प्रति बहुत अच्छे थे, लेकिन यही वो देखभाल और स्नेह था जो एक पति को अपनी पत्नी के प्रति दिखाना चाहिए। तान्या बंसल की बातों के विपरीत, रेयांश खन्ना उस तरह का आदमी नहीं है जो सिर्फ अपनी पत्नी पर मोहित हो जाए। हालांकि तान्या बंसल एक बात में सही थी, उन्हें और रेयांश खन्ना को किसी भी और जटिलता से बचने के लिए जल्द से जल्द तलाक को अंतिम रूप दे देना चाहिए। होटल के कमरे में मेहर अवस्थी ने जल्दी से रेयांश खन्ना का फ़ोन सोफे पर वापस रख दिया, अपने लंबे बालों को संवारा और शांत भाव से बोली, तान्या बंसल ने आपको थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, लेकिन मैंने देखा कि आप बाहर नहीं आए थे, इसलिए मैंने आपके लिए फ़ोन उठा लिया। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा और उसने भी कुछ नहीं कहा। रेयांश खन्ना और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन मेहर अवस्थी पहले ही जल्दी से अपने पजामे पहनकर बाथरूम में चली गई थीं। मैं नहाने जा रही हूँ। रेयांश खन्ना को यह थोड़ा अजीब लगा, वह इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी। जब रेयांश खन्ना को तान्या बंसल का फ़ोन आया था तो उन्हें ज़रा भी अपराधबोध नहीं हुआ था। सार्वजनिक मामले सार्वजनिक होते हैं और निजी मामले निजी। इसके अलावा तब से उनका तान्या बंसल से कोई संपर्क नहीं हुआ था। भले ही मेहर अवस्थी जानती थीं कि तान्या बंसल उनकी पूर्व पत्नी है, फिर भी वह शांत रहीं। उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और तान्या बंसल को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, अगर कुछ भी हो बस व्हाट्सएप पर बता देना। तान्या बंसल ने तुरंत जवाब दिया, परसों सुबह 8:30 बजे, भूलना मत। रेयांश खन्ना समझ गए। दरअसल तान्या बंसल को अब भी चिंता थी कि वह तलाक लेने को तैयार नहीं है, इसलिए वह उन्हें याद दिलाने आई थी कि परसों विवाह पंजीकरण कार्यालय जाकर औपचारिकताएं पूरी कर लें। मुझे पता है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, रेयांश खन्ना ने जवाब दिया और फिर तान्या बंसल को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने शौकिया प्रतिभाओं की वेबसाइट देखी तो पाया कि मुलाकात को 20 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जिससे यह वेबसाइट पर ज़बरदस्त हिट हो गई है। मज़े की बात यह है कि अब शौकिया वेबसाइटों पर उनके गानों का विश्लेषण प्रशंसा करने वाले कई वीडियो आ चुके हैं। इनमें से लोनली गॉड नाम का एक ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो क्रिएटर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इस व्यक्ति ने न सिर्फ मुलाकात का तुरंत विश्लेषण किया, बल्कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट यू और सीधी राह का भी विश्लेषण किया। कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे की चापलूसी करने के बहाने विश्लेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने चहेते की चापलूसी करने वाले इन वीडियो को काफ़ी व्यूज़ मिले हैं। कुछ कमेंट्स में कहा गया कि लोनली गॉड के पहले सिर्फ 500,000 से 600,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन इन हरकतों के बाद वो 10 लाख का आंकड़ा पार करने वाले हैं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि शायद कहानी बॉक्स पर यह पहला ऐसा वीडियो क्रिएटर है जिसके 10 लाख व्यूज़ आए हैं और जिसने वीडियो को चाटकर अपनी काबिलियत साबित की है। रेयांश खन्ना को इन बातों की परवाह नहीं थी। अगर कोई उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाना चाहता है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, आप कमाल के हैं। जब तक वे आपके ट्रैफिक का गलत इस्तेमाल न करें या आपको बदनाम न करें, तब तक ठीक है। लोनली गॉड जैसे लोगों के अलावा एक और शख्सियत है जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है, सागरिका स्टार। गायिका सागरिका नायर ने अपने वीडियो में अपने फैंस को मुलाकात गाने की सलाह दी थी। लंबी गोरी रंगत वाली इस लड़की की पर्सनैलिटी कमाल की है, वो हमेशा बेबाक राय रखती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने अभी अभी रेयांश खन्ना को एक निजी संदेश भेजा, ओल्ड जो, आप कैरावगढ़ कब आ रहे हैं।
आपने मुझे दावत देने का वादा किया था। रेयांश खन्ना हंसे और जवाब दिया, भाई जी, कैरावगढ़ आपका इलाका है, क्या आपको मुझे डिनर नहीं कराना चाहिए? गायिका मेहर अपने फ़ोन पर मजे कर रही थी और तुरंत जवाब दिया, अरे बाप रे, लाओ जो, क्या तुम्हारे पास ज़रा भी ज़मीर है? मैंने ही तो आपके लिए कविता प्रतियोगिता में बिना चेहरा दिखाए दूर से भाग लेने का इंतज़ाम किया था, क्या आप मुझे धन्यवाद भी नहीं देंगे? हाँ हाँ, बढ़िया, मैं मंगलवार को कैरावगढ़ में रहूँगा, जो चाहो मंगवा लो। मेहर अवस्थी कैरावगढ़ टीवी में एक कविता प्रतियोगिता की जज बनने जा रही हैं। फाइनल बुधवार को है और वह मंगलवार को कैरावगढ़ में होंगी। रेयांश खन्ना स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाएंगे। पक्का, हम आखिरकार आमने सामने मिलने वाले हैं। बिल्ली का उत्साहित चेहरा .jpg मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए आमने सामने मिलने पर बहुत बुरा दिखने के लिए तैयार रहें। चिंता मत करो, अगर तुम बदसूरत हो तो मैं तुरंत भाग जाऊंगी, हाँ हाँ हाँ। भाई जी से कुछ मिनट बात करने के बाद अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी अपने पजामे में बाहर आई। उनके बाल अभी भी गीले थे और वह बहुत जल्दी में लग रही थीं। रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी नहा लिया? अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए थे। आमतौर पर मेहर अवस्थी को नहाने में आधा घंटा लगता है। उन्हें फ़ोन पकड़े देखकर मेहर अवस्थी ने कैजुअली पूछा, क्या आप फ़ोन पर हैं? रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी के चेहरे के भावों पर ध्यान नहीं दिया और ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त? मेहर अवस्थी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या ये तान्या बंसल के बारे में है? क्या तुमने ब्रेकअप की बात नहीं की थी? क्या तुम अभी भी दोस्त हो? रेयांश खन्ना ने देखा कि उनके बाल अभी भी गीले थे और उन्हें याद दिलाया, जल्दी करो और अपने बाल सुखा लो, कहीं सर्दी न लग जाए। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेहर अवस्थी मुड़ी और बाथरूम में चली गई, दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अंदर से हेयर ड्राई की आवाज़ सुनाई दी। रेयांश खन्ना हैरान रह गया, अब क्या हुआ? कुछ मिनट बाद मेहर अवस्थी बाल सुखाकर बाहर आए। नहाने के बाद उसके गाल गुलाबी और गोरे लग रहे थे और वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वह सोफे के पास से सीधे गुजर गई, रेयांश खन्ना को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपने बिस्तर के पास गई और गुस्से में पर्दे जोर से बंद कर दिए। रेयांश खन्ना को याद आया कि उसे परसों सुबह तलाक का प्रमाण पत्र लेने के लिए विवाह पंजीकरण कार्यालय जाना है, इसलिए उसने मेहर अवस्थी से कहा, श्रीमती अवस्थी, मुझे परसों सुबह छुट्टी चाहिए। मुझे कुछ ज़रूरी निजी काम निपटाने हैं जिसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। क्या ये ठीक है? पर्दे के पीछे मेहर अवस्थी को लेटने की तैयारी करते हुए धुंधला सा देखा जा सकता था। ये सुनकर वह थोड़ी देर रुकी और कुछ देर बाद बोली, क्या ये ज़रूरी है? रेयांश खन्ना ने कहा, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तलाक जीवन की एक बड़ी घटना है। अब से हम अलग अलग रास्ते अपनाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। यह ज़रूरी क्यों ना हो? किसके साथ? पर्दे के पीछे से आती आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। क्या? रेयांश खन्ना को ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद मेहर अवस्थी ने धीरे से कहा, मैं आपको 1 घंटा देती हूँ। रेयांश खन्ना ने एक पल सोचा। विवाह पंजीकरण कार्यालय स्नोलीफ रेजिडेंसी से ज़्यादा दूर नहीं था और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1 घंटा काफ़ी होना चाहिए। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पर्दे के पीछे दुबली पतली आकृति को लेटे हुए देखा। वह करवट बदलकर पीठ उसकी ओर कर रही थी और पतले कंबल के नीचे उसके कोमल उभार हल्के से दिखाई दे रहे थे। हालांकि इतनी खूबसूरत काया वाली यह महिला इस समय बिल्कुल भी शांत नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से गुस्से में थी। रेयांश खन्ना को इसकी आदत हो चुकी थी। मेहर अवस्थी आजकल अक्सर ऐसी ही रहती थी, एक पल वह ठीक रहती और अगले ही पल गुस्सा हो जाती। बाहरी लोगों की नज़रों में शांत रहने वाली ये देवी असल में दिल से अभी भी बच्ची है। रेयांश खन्ना को ये काफ़ी दिलचस्प लगा और उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह सोफे पर लेट गया और आराम से सो गया। परसों मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, वाह। पास ही बिस्तर पर मेहर अवस्थी ने अपने होंठ काटते हुए कंबल ओढ़ लिया। आज शो में अपने शानदार प्रदर्शन और रैंकिंग से मिली खुशी उदासी में बदल गई थी। अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें चौड़ी करके नींद न आने के कारण मेहर अवस्थी चुपचाप मुड़ी, पर्दे का एक कोना हटाया और सोफे पर किसी को गहरी नींद में सोते हुए धुंधला सा देखा। मेहर अवस्थी ने अचानक पर्दा नीचे खींच लिया, पीठ फेर ली और कंबल से अपना सिर ढक लिया। सो जाओ। अध्याय 73 तलाक 2 दिन बाद। सुबह 7 बजे, स्नोलीफ रेजिडेंसी। रेयांश खन्ना जल्दी उठे, नाश्ता खरीदने बाहर गए और वापस आकर देखा कि मेहर अवस्थी पहले से ही पहली मंजिल के लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हैं। तुम इतनी जल्दी उठ गई? रेयांश खन्ना ने नाश्ता कमरे में लाते हुए पूछा। आज मेहर अवस्थी असामान्य रूप से काम से मुक्त हैं, लेकिन एक अंडरवियर ब्रांड मेहर अवस्थी के एंडोर्समेंट पर चर्चा करने के लिए क्रिसेंट एंटरटेनमेंट जाना चाहता है, इसलिए उन्हें आज सुबह कंपनी जाना होगा। मेहर अवस्थी काफ़ी पारंपरिक हैं और अंडरवियर का विज्ञापन स्वीकार नहीं करना चाहती थीं, लेकिन दूसरी कंपनी ने उन्हें मोटी रकम की पेशकश की और वादा किया कि वे मेहर अवस्थी को कभी भी कोई अनुचित दृश्य फिल्माने नहीं देंगे।
क्रिसेंट एंटरटेनमेंट को लालच आ गया और उन्होंने मेहर अवस्थी को कंपनी से व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए राजी कर लिया। पिछले 2 दिनों में मेहर अवस्थी और कंपनी के बीच इस मामले को लेकर कई बार बहस हुई है। अगर मैं नहीं उठी तो क्या आप चुपके से निकल जाएंगे? रेयांश खन्ना के ये शब्द सुनकर मेहर अवस्थी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मानो उन्होंने बारूद निगल लिया हो। देखिए, विज्ञापन के मुद्दे की वजह से उनका मूड वाकई खराब है। रेयांश खन्ना ने कहा कि वह समझ सकते हैं और उन्हें अंडरवियर का कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पूछा, मुझ जैसे गायक को ऐसी गंदी चीजें क्यों करनी चाहिए? रेयांश खन्ना ने नाश्ता मेज पर रखते हुए हंसते हुए मेहर अवस्थी से कहा, जाओ दांत साफ करो और चेहरा धो लो, फिर नाश्ता करो। मेहर अवस्थी ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उठी और मेज पर जाकर बैठ गई। उसने एक छोटा सा स्टीम्ड बन उठाया और एक निवाला लिया, मानो अपना गुस्सा निकाल रही हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बिना धुला था और बालों की पिनें टेढ़ी मेढ़ी थीं, फिर भी उसमें एक अजीब सी बेढंगी और सुस्त खूबसूरती थी। रेयांश खन्ना हंसा, पता नहीं तुम्हारे फैंस तुम्हें इस हालत में देखकर क्या सोचेंगे। मेहर अवस्थी ने हाथ में पकड़ा स्टीम्ड बन नीचे रख दिया और उसे घूर कर देखा, क्या मैं इस हालत में बदसूरत दिखती हूँ? रेयांश खन्ना ने ईमानदारी से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बुरी दिखती हूँ, बस ये बहुत शालीन नहीं है। मेहर अवस्थी उठी और ऊपर चली गई। रेयांश खन्ना ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही हो? मेहर अवस्थी ने सिर भी नहीं घुमाया, चेहरा धो लो और दांत साफ कर लो। वह गुस्से में दूसरी मंजिल पर चली गई। उसी समय रितिका मेहता और दिव्या कपूर भी वहां पहुंची। रेयांश खन्ना को सुबह कुछ निजी काम निपटाने थे, इसलिए वे दोनों मेहर अवस्थी के साथ कंपनी आने के लिए जल्दी आ गई थीं। वह बदतमीज पिछले 2 हफ्तों से नहीं आया है और न ही उसने कोई डरावनी तस्वीरें भेजी हैं। लेकिन इस तरह के व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है, ये कहना मुश्किल है। वह किसी भी समय मेहर अवस्थी को परेशान करने के लिए वापस आ सकता है। फिर भी हम लापरवाह नहीं हो सकते। वाह, स्टीम्ड मोमो, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद हैं। रितिका मेहता के आते ही उन्होंने डाइनिंग टेबल पर स्टीम्ड मोमो देखे, उछलकर उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रेयांश खन्ना ने उन्हें रोकते हुए अपने पास रखे कुछ स्टीम्ड मोमो की ओर इशारा किया, कुछ स्टीम्ड मोमो खा लो, ये बहुत मीठे हैं। रितिका मेहता को उदास चेहरे से देखते देख रेयांश खन्ना ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, आज उस दुकान में खूब बिक्री हो रही है, बस एक ही थाली पकौड़ी बची है, उसे ही खाने दो। ठीक है। ये सुनकर रितिका मेहता ने एक पकौड़ी उठाए और खाते हुए बोली, श्री खन्ना को आखिरकार लोगों को मनाना आ ही गया। दिव्या कपूर ने उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, खाने से भी तुम चुप नहीं हो रही हो। हे, रितिका मेहता ने जीभ बाहर निकाली और पकौड़ी में अपना सिर छिपा लिया। किसी को मनाना? रेयांश खन्ना को रितिका मेहता की बात समझ नहीं आई, लेकिन ये लड़की अक्सर बकवास करती रहती थी, इसलिए उन्हें इसकी आदत थी। समय होते देख रेयांश खन्ना ने उन दोनों से कुछ कहा और बाहर चले गए। हाथ मुंह धोने के बाद मेहर अवस्थी नीचे गईं और देखा कि रेयांश खन्ना जा चुके हैं। वह चुपचाप भोजन की मेज तक गई और बैठ गई। रितिका मेहता मुस्कुराते हुए बोली, मेहर, खा लो, ये स्टीम्ड बंस मिस्टर खन्ना ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए खरीदे हैं। उन्होंने मुझे पहले खाने भी नहीं दिए। मेहर अवस्थी ने उनकी तरफ देखा, ये तो बस एक स्टीम्ड बन है, क्या इसमें कोई बड़ी बात है? मेहर, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। यहाँ के स्टीम्ड बंस बहुत स्वादिष्ट होते हैं। रितिका मेहता बहुत खुश हुई और बंस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मेहर अवस्थी ने स्टीम्ड बंस का पैकेट उनके सामने रख दिया और बंस की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम इसे खा लो। वाह मेहर, तुम भी मिस्टर खन्ना की तरह कंजूस कैसे हो? कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम दोनों रूममेट हो। चुप रहो। दिव्या कपूर अचानक बोली, मेहर, रेयांश खन्ना समझदार इंसान हैं। अगर वो तान्या बंसल से मिलने भी जाते हैं तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो। मेहर अवस्थी थोड़ी देर रुकी, फिर तुरंत बोली, मैं इसके बारे में इसलिए नहीं सोच रही हूँ, मैं तो विज्ञापन के बारे में सोच रही हूँ। रितिका मेहता मन ही मन मुस्कुराई, सच में? आज सुबह सुबह कौन इतना गुस्सा हो गया? विज्ञापन का सौदा तो बहुत पहले ही लगभग तय हो गया था। दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी को चुप कराने के लिए एक स्टीम्ड बन उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। फिर मेहर अवस्थी से बोली, मेहर, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें याद रखना होगा कि एक महिला कलाकार के सबसे अच्छे दिन बस यही कुछ दिन होते हैं। तुम्हें अभी भी अपने करियर को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेहर अवस्थी ने सिर झुकाकर कहा, दिव्या जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। दिव्या कपूर ने आह भरी, कोई बात नहीं, खाना खत्म करने के बाद कंपनी चलते हैं। आधे घंटे बाद लगभग 7:50 बजे रेयांश खन्ना मोती नगर विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। तान्या बंसल अभी तक नहीं आई थी, इसलिए मैं विवाह पंजीकरण कार्यालय के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया और पाया कि मेरी शौकिया वेबसाइट पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। वीडियो को 10 लाख व्यूज़ तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीना लगा, जो शायद शौकिया वीडियो साइटों के लिए एक रिकॉर्ड है।
संगीत, नृत्य और कविता अनुभागों के वीडियो निर्माता बधाई देने के लिए मुलाकात के कमेंट सेक्शन में उमड़ पड़े। राग साहिल अब संगीत और कविता अनुभागों में एक बड़ा नाम बन चुका है, तो नृत्य अनुभाग भी इसमें क्यों शामिल हो रहा है। हाल ही में कई नृत्य वीडियो निर्माताओं ने सागरिका नायर गेजी की नकल करना शुरू कर दिया है। राग साहिल के गानों को अपने नृत्यों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दर्शकों को आकर्षित करने में बहुत प्रभावी रहा है। स्वाभाविक रूप से ये बड़ी गोरी लड़कियां भी राग साहिल के करीब आना चाहती हैं। रेयांश खन्ना ने ये भी देखा कि शौकिया वेबसाइट के होम पेज पर 3 दिन बाद होने वाली कविता प्रतियोगिता के फाइनल का प्रचार किया जा रहा था। मेहर अवस्थी को निर्णायक के रूप में आमंत्रित करने से ही कविता प्रतियोगिता ने ध्यान आकर्षित कर लिया था, और प्रतियोगिता के नियमों में अचानक हुए बदलाव, जिसके तहत फाइनल में 7 चरणों में कविता की रचना करना अनिवार्य है, ने भी काफ़ी चर्चा को जन्म दिया है। फाइनल राउंड में 3 चरण होंगे। प्रत्येक चरण में निर्णायक बेतरतीब ढंग से एक विषय का चयन करेंगे और 50 प्रतियोगियों को उस विषय पर 7 चरणों के भीतर कविता की रचना करनी होगी। कविता का स्वरूप सीमित नहीं है, कोई भी शास्त्रीय नवदेशी कविता स्वीकार्य है। जो प्रतियोगी 7 चरणों के भीतर पूरी कविता की रचना करने में असफल रहेंगे, उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। प्रत्येक चरण में निर्णायक प्रतियोगियों की रचनाओं को अंक देंगे। तीनों चरणों में सबसे अधिक संचयी अंक प्राप्त करने वाला प्रतियोगी विजेता होगा। शौकिया वेबसाइटों और ऑनलाइन उपन्यास प्लेटफार्मों जैसे धनी निवेशकों को आकर्षित करने के कारण पुरस्कार राशि काफ़ी अधिक रखी गई है। विजेता को 500,000 युआन, उपविजेता को 200,000 युआन और तीसरे स्थान के विजेता को 100,000 युआन का पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक थे और प्रतियोगिता देख रहे दर्शक भी बेहद उत्साहित थे। मैंने इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार देखी है, ये बहुत रोमांचक है। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या हमने अंदर जाकर इंतजार करने का वादा नहीं किया था? अगर कोई तुम्हें देख ले तो। रेयांश खन्ना अपने फ़ोन में देख रहे थे, तभी अचानक उनके सामने से तान्या बंसल की आवाज़ आई। ऊपर देखते ही उन्होंने देखा कि तान्या बंसल धूप का चश्मा और मास्क पहने, पूरी तरह ढकी हुई, एक चोर की तरह उनके सामने खड़ी थीं। रेयांश खन्ना ने शांत भाव से कहा, तुम देर से आए हो। तान्या बंसल ने चिढ़कर कहा, क्या पुरुषों का महिलाओं का इंतजार करना स्वाभाविक नहीं है? रेयांश खन्ना ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमारा जल्द ही तलाक होने वाला है, अब मुझे तुम्हारा इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तान्या बंसल ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। रेयांश खन्ना, हमने वादा किया था, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। रेयांश खन्ना ने उससे आगे बात करना बंद कर दिया और विवाह पंजीकरण कार्यालय की ओर चल दिए। तान्या बंसल को डर था कि कहीं उन्हें पछतावा न हो, इसलिए वह जल्दी से उनके पीछे अंदर चली गईं। विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंचकर मैंने कर्मचारियों को पिछली बार जमा किया हुआ तलाक का आवेदन दिखाया। कर्मचारियों ने तुरंत दोनों के पंजीकरण रिकॉर्ड ढूंढे, उन्हें देखा और पूछा, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने अपना मन बना लिया है, तान्या बंसल ने तुरंत जवाब दिया और फिर घबराकर रेयांश खन्ना की ओर देखा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। तान्या बंसल ने राहत की सांस ली, शुक्र है, अब और कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कर्मचारियों ने जल्दी से तलाक का प्रमाण पत्र तैयार किया और दोनों को दे दिया। रेयांश खन्ना ने गौर से देखा तो पाया कि तलाक का प्रमाण पत्र विवाह प्रमाण पत्र जैसा ही था। उसका कवर उत्सव के लाल रंग का था, जिस पर नवदेश का राष्ट्रीय प्रतीक बना था और नीचे तलाक प्रमाण पत्र लिखा था। यानी शादी हो या तलाक, जश्न मनाने का मौका तो मिलता ही है। रेयांश खन्ना मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, उनके लिए यह उतना दुखद नहीं था। उन्होंने विवाह के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई और कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे विवाह या नैतिकता का उल्लंघन हो। अब तलाकशुदा होने के बाद मेरा मन साफ है और मैंने गरिमा और दृढ़ता से अलग होने का फैसला किया है। बस एक ही अफसोस है कि स्कूल के दिनों की वह भोली भाली और दयालु लड़की पूरी तरह बदल गई है। वह स्वार्थी और उतावली हो गई है, यहाँ तक कि बेईमानी भरे तरीकों का सहारा भी लेने लगी है। भले ही तान्या बंसल तलाक की बात न करे, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही वह उसे इस हालत में बर्दाश्त न कर पाएं। अलगाव उनके और तान्या बंसल दोनों के लिए अच्छा ही है। विवाह पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकलते ही रेयांश खन्ना ने तान्या बंसल से कहा, तो फिर अलविदा। इतना कहकर वह सीधे चले गए। तान्या बंसल थोड़ी स्तब्ध रह गईं, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। सड़क किनारे खड़ी कार में बैठने के बाद पल्लवी सूरी ने पूछा, आखिरकार आपका तलाक हो गया, लेकिन आप दुखी लग रही हैं। तान्या बंसल के चेहरे पर असमंजस था। मुझे बस ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि रेयांश खन्ना इतने दृढ़ निश्चयी थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पल्लवी सूरी ने हैरानी से पूछा, क्या आप सच में चाहती हैं कि वह आपको परेशान करते रहें? क्या इससे मामला और बिगड़ नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, मुझे बस लगता है। तान्या बंसल ने कार की खिड़की से रेयांश खन्ना को जाते हुए देखा और बुदबुदाई, उन्हें इतना उदासीन नहीं होना चाहिए था।
पल्लवी सूरी एक पल के लिए अवाक रह गईं। तान्या बंसल पहले तलाक लेने के लिए बहुत उत्सुक थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि रेयांश खन्ना अपना मन बदल सकते हैं। अब जब रेयांश खन्ना ने उन्हें इतने निर्णायक तरीके से तलाक दे दिया है, तो वह बेचैन महसूस कर रही हैं। क्या आपको इसका पछतावा है? पल्लवी सूरी ने पूछा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या बंसल ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर मैं इस बोझिल शादी को ढोती रहूंगी तो सामाजिक सीढ़ी पर कैसे चढ़ूंगी? पल्लवी सूरी ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। चलिए काम की बात करते हैं। मुझे खबर मिली है कि राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क 1 अक्टूबर को कैरावगढ़ के स्काईडॉम स्टेडियम में अनाम नायक विषय पर एक भव्य समारोह आयोजित करने जा रहा है। ये समारोह चिकित्सा कर्मियों, दमकल कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, सीमा रक्षकों और सफाई कर्मियों जैसे अनाम नायकों को सम्मानित करने के लिए है। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क इस भव्य आयोजन को बहुत महत्व देता है और इसके लिए पहले से ही थीम सॉन्ग आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। विशिष्ट नियम और शर्तें जल्द ही जारी की जाएंगी। कई गायकों और गीतकारों ने ये खबर सुनी है। रिया तलवार, टिया नायर, मधुरा कुलकर्णी और नीलम सक्सेना ने पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के इरादे से जाने माने गीतकारों से संपर्क किया है। तान्या बंसल, ये शिखर पर पहुंचने का सुनहरा मौका है। पल्लवी सूरी की बात सुनकर तलाक के कारण तान्या बंसल के मन में जो थोड़ी सी नाराजगी थी, वह तुरंत गायब हो गई। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क एक प्रभावशाली राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। खासकर नवोदेश दिवस जैसे बड़े त्योहार के दौरान इतने बड़े समारोह का आयोजन करना वाकई ध्यान खींचने वाला होता है। अगर वह इतने बड़े समारोह में थीम सॉन्ग गा सकें, तो इसका असर वसंत उत्सव समारोह में प्रस्तुति देने से कम नहीं होगा। भले ही आप एक ही झटके में शिखर पर न पहुंचें, लेकिन कम से कम आप दूसरे दर्जे से सीधे पहले दर्जे पर तो पहुंच ही सकते हैं। पल्लवी सूरीदाव ने आगे कहा, मैंने पहले ही कई शीर्ष गीतकारों से संपर्क कर लिया है। अगर हम उनके साथ सहयोग कर पाते हैं तो आपके पास भी एक शानदार मौका होगा। मैं राग साहिल से दोबारा संपर्क करने की योजना बना रही हूँ। अगर बाकी सब पहले से ही बुक हैं, तो राग साहिल एक अच्छा विकल्प होगा। शालिनी जी, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। तान्या बंसल ने उत्साह से कहा, मुझे ये थीम सॉन्ग हर हाल में चाहिए। अध्याय 74 एक शांत और अलग थलग रहने वाली लड़की बेहद प्यारी हो सकती है। अगले दिन मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना कैरावगढ़ पहुंचे। कल कविता प्रतियोगिता का फाइनल है, जिसका सीधा प्रसारण कैरावगढ़ टीवी पर रात 8 बजे होगा। संयोग से मेहर अवस्थी का कैरावगढ़ में एक कार्यक्रम था, कैरावगढ़ टीवी पर एक साक्षात्कार कार्यक्रम। वह आज दोपहर कार्यक्रम रिकॉर्ड करने गई थीं और उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट हॉल को भी देख लिया जहां कल फाइनल होगा। रेयांश खन्ना भी स्वाभाविक रूप से मेहर अवस्थी के पीछे पीछे गए, क्योंकि यह उनके लिए भी कार्यक्रम स्थल से परिचित होने का एक अवसर था। उन्होंने आयोजकों से कल के फाइनल के बारे में पहले ही बात कर ली है। वह दूर से ही भाग लेंगे और अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। कल उनका इरादा मेहर अवस्थी को पहले लाइव ब्रॉडकास्ट हॉल में भेजने का था और फिर जल्दी से होटल लौटकर अपने कमरे से ही फाइनल में भाग लेने का। लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही वे तुरंत कैरावगढ़ टीवी वापस गए और वहां से बाहर आ रही मेहर अवस्थी को ले आए। ये ऑपरेशन बहुत जल्दी करना था ताकि मेहर अवस्थी को पता न चले। दरअसल अगर वे मेहर अवस्थी को बता भी देते कि वे राग साहिल हैं, तो भी वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। हालांकि रेयांश खन्ना को थोड़ा अपराध बोध हुआ। आखिर मेहर अवस्थी इतने लंबे समय से उन्हें टीचर राग साहिल कहकर बुलाती आ रही थीं, और अचानक उन्हें यह बताना कि यह टीचर असल में उनका सहायक है जो उन पर कड़ी नज़र रखता है, तो यह अंतर काफ़ी बड़ा था। और रेयांश खन्ना को चिंता थी कि मेहर अवस्थी उसे मौके पर ही मार सकती है। बेहतर होगा कि मैं अपनी असिस्टेंट को उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और उसके जाने के बाद बताऊं और फिर बिना किसी को बताए निकल जाऊं। इस तरह ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। शाम करीब 5 बजे मेहर अवस्थी एक इंटरव्यू प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद कैरावगढ़ टीवी से निकलीं। रेयांश खन्ना उन्हें होटल तक छोड़ने गए और फिर बोले, श्रीमती अवस्थी, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं करीब 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। उन्होंने आज ही मेहर अवस्थी से मिलने का प्लान बना लिया था। दोस्तों से फिर मिलना, मेहर अवस्थी ने भौहें चढ़ाईं। फिर रेयांश खन्ना हैरान रह गए। मेहर अवस्थी ने मुंह खोलकर कहा, क्या आप कल अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने नहीं गए थे? आज किससे मिलने गए थे? पास ही दिव्या कपूर ने कहा, शाओ लिन, आप जाए। मैं और शाओ यून किंग मेई के साथ रहेंगे। रितिका मेहता ने भी कहा, हम मेहर का अच्छे से ख्याल रखेंगे, श्री खन्ना आप चिंता न करें। फिर दिव्या कपूर ने उसे थप्पड़ मारा और सहायक ने अपना सिर धंसकर बुदबुदाया, दिव्या जी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या मैंने वही बात नहीं कही जो आपने? गाइस वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कही। दिव्या कपूर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेहर अवस्थी से कहा, जिस कमीने ने तस्वीरें भेजी हैं उसे कैरावगढ़ नहीं पहुंचना चाहिए। शियाओलिन थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है।
मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा। 1 घंटा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। बस 1 घंटा। आखिरकार वह मान गई और रेयांश खन्ना जल्दी से बाहर चले गए। कामकाजी होना वाकई मुश्किल है। ऑनलाइन किसी से मिलने के लिए बाहर जाना भी बॉस द्वारा समयबद्ध किया जाता है। मैंने मछली औरत गायिका से मिलने के लिए तय की गई जगह तक टैक्सी ली। यह एक काफ़ी मशहूर रोस्ट डक रेस्टोरेंट था। मैं दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट कमरे में हूँ। जलमानव गायिका ने रास्ते में संदेश भेजा। रेयांश खन्ना रोस्ट डक रेस्टोरेंट पहुंचे, एक प्राइवेट कमरा ढूंढा और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर कम कपड़ों में एक लड़की बैठी थी जिसने क्रॉप टी शर्ट और हॉट पैंट पहनी हुई थी और अपने लंबे सफ़ेद पैरों को दिखाते हुए अपने फ़ोन पर खेल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर लड़की ने ऊपर देखा और पाया कि वह जलपरी गायिका थी। रेयांश खन्ना को देखते ही जलपरी गायिका थम गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। उसने रेयांश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम रागसा हिल हो। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और सिर हिलाया। नमस्कार जी साहब, मैं लाओ जुओ हूँ। हे भगवान! जलपरी गायिका उछल पड़ी और कुछ ही कदमों में रेयांश खन्ना की ओर दौड़ पड़ी, उसे ऊपर से नीचे तक देखती हुई मानो लार टपका रही हो। बूढ़े जो, तुम इतने सुंदर हो। हे भगवान, तुम अब भी कहते हो कि तुम बदसूरत हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रेयांश खन्ना ने बेबसी से कहा। क्या ये वाकई इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? मेरी शक्ल सूरत तो बस औसत है। जलपरी गायिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने में मदद की, फिर झुककर उसकी बेजोड़ सुंदरता को निहारा और आश्चर्य से जीभ चटकाते हुए बोली, हे भगवान, तो रागसाहिल ऐसा दिखता है। अगर तुम्हारे प्रशंसकों को पता चल जाए तो वे पागल हो जाएंगे। कैरावगढ़ की यह लड़की बहुत ही बेबाक थी। उसने अपने बड़े सफ़ेद स्तनों को रेयांश खन्ना की नाक से सटा दिया और रेयांश खन्ना को दूधिया खुशबू भी महसूस हुई। वह बस पीछे हट गया। अरे भाई जी, हमने भाई बनने का वादा किया था, आप क्या करना चाह रही हैं? कट। जलपरी गायिका ने अपने होंठ सिकोड़े और रेयांश खन्ना के सामने बैठ गई। बूढ़े जो, आप भले ही सुंदर हों लेकिन आप मेरे टाइप के नहीं हैं। मुझे लंबे और मजबूत पुरुष पसंद हैं। चलिए ऑर्डर करते हैं। इतना कहकर उसने बड़े उत्साह से मेनू रेयांश खन्ना के सामने रख दिया। आज मेरी तरफ से ट्रीट है, जितना चाहो खाओ पियो। बिल्कुल, ये वही अंदाज है जो वो अपनी शौकिया वेबसाइट पर इस्तेमाल करती है। रेयांश खन्ना ने मेन्यू लिया और बोला, ये मेरी तरफ से ट्रीट है ना? क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो तो मैं ही तुम्हें ट्रीट दूंगी। जलपरी जैसी दिखने वाली गायिका मुस्कुराए और फिर हाथ बढ़ाते हुए बोली, वैसे मेरा नाम यामिनी चक्रवर्ती है। रेयांश खन्ना ने भी हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। मेरा नाम रेयांश खन्ना है। आमने सामने मिलने पर इन दोनों ऑनलाइन दोस्तों के बीच कोई मनमुटाव नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे उनकी तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई हो। रोस्ट डक जल्दी आ गई और यामिनी चक्रवर्ती, जो कि एक उदार स्वभाव की हैं, ने बियर का एक केस भी ऑर्डर कर दिया। रेयांश खन्ना ने औपचारिकता नहीं बरती और दोनों ने जल्दी ही एक दूसरे को टोस्ट करना शुरू कर दिया और वाइन की कई बोतलें खत्म कर दीं। फिर यामिनी चक्रवर्ती ने हाथ हिलाते हुए कहा, ओल्ड जो, क्यों न हम पक्के भाई बन जाएं? कैरावगढ़ की ये लड़की अपने खूबसूरत चेहरे का कितना गलत इस्तेमाल कर रही है। वो तुरंत ही किसी से दोस्ती करना चाहती है। रेयांश खन्ना को ये बहुत रोचक लगा और वे तुरंत सहमत हो गए। दोनों ने भुनी हुई बतख और बियर के सामने एक दूसरे को 2 बार प्रणाम किया और पक्के भाई बन गए। उम्र के हिसाब से रेयांश खन्ना स्वाभाविक रूप से बड़े भाई हैं, जो यामिनी चक्रवर्ती को बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगा। बड़े जो, आप इतने सुंदर हैं, फिर भी मुझसे बड़े हैं। रेयांश खन्ना ने कहा, मैं न केवल आपसे बड़ा हूँ, बल्कि मेरे रिश्ते भी रहे हैं और मेरा तलाक भी हो चुका है। ठीक है। अरे बाप रे, आपका तो प्रेम इतिहास ही लंबा है। यामिनी चक्रवर्ती ने आश्चर्य से कहा, कौन इतना अंधा है? वे आप जैसे सुंदर और प्रतिभाशाली व्यक्ति को तलाक देने को तैयार होंगे। आपने उन्हें धोखा तो नहीं दिया है ना? रेयांश खन्ना ने उन्हें एक ड्रिंक दी। क्या मैं उस तरह का इंसान दिखता हूँ? मेरी पूर्व पत्नी ने ही तलाक के लिए अर्जी दी थी। छी छी, ये तो सचमुच अंधे हैं। यामिनी चक्रवर्ती और भी हैरान थीं। ओह हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि आपको कल नेटवर्क चेक करने के लिए 20 मिनट पहले ऑनलाइन आना होगा। ठीक है। जब दोनों कल होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता के बारे में बात करने लगे तो यामिनी चक्रवर्ती ने पूछे बिना नहीं रह सकी, अरे इतने हैंडसम होने के बावजूद आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? रेयांश खन्ना ने बस इतना ही कहा, मैं लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता हूं और सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करता। ठीक है। यामिनी चक्रवर्ती ने और कोई सवाल नहीं पूछा, बस यह मान लिया कि यह किसी जीनियस की आदत है। तभी रेयांश खन्ना का फ़ोन बज उठा। रितिका मेहता का फ़ोन था। उन्होंने यामिनी चक्रवर्ती को नमस्कार किया और फ़ोन उठाया। श्री खन्ना, आप कब वापस आ रहे हैं? उनकी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी, इसलिए रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या बात है? रितिका मेहता ने कहा, मेहर खाना नहीं खा रही है। आपको जल्दी वापस आकर उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, आप क्यों नहीं खा रही हैं?
रितिका मेहता थोड़ी देर रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, श्री खन्ना, क्या आप तय समय से ज्यादा देर तक बाहर रहे? रेयांश खन्ना ने समय देखा और महसूस किया कि वे यामिनी चक्रवर्ती से खुशी खुशी बातें कर रहे थे और समय का ध्यान ही नहीं रख पाए। बाहर आए हुए उन्हें 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। रेयांश खन्ना ने फोन रख दिया और यामिनी चक्रवर्ती ने शरारती अंदाज में पूछा, क्या हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है क्योंकि आप इतनी देर से बाहर हैं? रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, मेरा अभी अभी तलाक हुआ है। मुझे गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? वो मेरी बॉस हैं। आपकी बॉस? यामिनी चक्रवर्ती थोड़ी हैरान थीं। राग साहिल लाखों फॉलोअर्स वाला वीडियो क्रिएटर और एक प्रतिभाशाली कवि थे। वो अभी भी किसी और के लिए कैसे काम कर सकते हैं? फिर उन्होंने पूछा, क्या आपकी बॉस महिला हैं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। हाँ, आपको कैसे पता चला? आपको अब वापस जाना चाहिए। यामिनी चक्रवर्ती मुस्कुराईं, वाइन का आखिरी गिलास खत्म किया और रेयांश खन्ना को प्रोत्साहित करने के लिए खड़ी हो गईं। दोनों के निजी कमरे से बाहर निकलने के बाद रेयांश खन्ना ने कुछ देर सोचा और एक भुनी हुई बत्तख खरीदी और वेटर से उसे पैक करने को कहा। भुनी हुई बत्तख के रेस्तरां से निकलते हुए रेयांश खन्ना ने माफ़ी मांगते हुए कहा, इस बार मुझे मज़ा नहीं आया। अगली बार मैं आपको ट्रीट दूंगा। यामिनी चक्रवर्ती मुस्कुराईं, कोई बात नहीं, अगली बार अपने बॉस को ले आना। रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा, आप मेरे बॉस को क्यों साथ लाई हैं? यामिनी चक्रवर्ती फिर हंसी और बोली, कल के लिए शुभकामनाएं। कविता संघ ने कहा है कि वे आपको फाइनल में हरा देंगे, इसलिए हम नौसिखियों को शर्मिंदा मत करना। रेयांश खन्ना मान गए, यामिनी चक्रवर्ती को अलविदा कहा और टैक्सी से वापस होटल चले गए। मेहर अवस्थी के कमरे में दिव्या कपूर और रितिका मेहता मौजूद थीं। मेहर अवस्थी सोफे पर घुटने मोड़कर बैठी थीं और थोड़ी उदास लग रही थीं। श्री खन्ना, आप आखिरकार वापस आ गए। जल्दी कीजिए और मेहर से बात कीजिए, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। रितिका मेहता ने रेयांश खन्ना को देखते ही तुरंत उनका अभिवादन किया। दिव्या कपूर भी खड़ी हो गईं और रेयांश खन्ना से बोलीं, चलिए अपने कमरे में चलते हैं। फिर उन्होंने रितिका मेहता को खींचकर दूर कर दिया, मानो कह रहे हो, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। रेयांश खन्ना ने अपने हाथ में पकड़ी भुनी हुई बत्तख नीचे रखी और मेहर अवस्थी के बगल में बैठ गए। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मेहर अवस्थी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने घुटनों को गले लगा लिया, कुछ नाराज लग रही थीं। रेयांश खन्ना ने हाथ धोए, टेकआउट बॉक्स खोला, आटे की एक लोई उठाई, डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से भुनी हुई बत्तख के 2 टुकड़े उठाए, उन्हें मीठी बीन्स की चटनी में डुबोया, थोड़े से कटे हुए हरे प्याज डाले, आटे में लपेटा और मेहर अवस्थी को देते हुए कहा, ये भुनी हुई बत्तख बहुत स्वादिष्ट है, चख कर देखो। मेहर अवस्थी ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। रेयांश खन्ना लगभग हंस पड़ा। आखिर वह छोटे बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रहा था? अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं इसे फेंक दूंगा। इतना कहकर मेहर अवस्थी उठने ही वाली थी कि अचानक बोली, मैं आज रात गाने का अभ्यास करने जा रही हूँ। रेयांश खन्ना चौंक गया, गाने का अभ्यास? मेहर अवस्थी ने अभी भी उसकी तरफ पीट करके धीमी आवाज में कहा, कम और मध्यम सुरों का अभ्यास। रेयांश खन्ना समझ गया, वह चाहती थी कि वह उसकी छाती की मालिश करे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, तो फिर खाना न देने की धमकी क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हम पहले खाना खा लें? ये देखकर कि वह मान गया है, मेहर अवस्थी मुड़ी, उसके हाथ से भुनी हुई बत्तख ली और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया और आटे से थोड़ी सी मीठी बीन्स की चटनी छलककर उसके होठों पर लग गई। रेयांश खन्ना ने एक टिश्यू फाड़ा और उसे देते हुए उसके मुंह के कोने की ओर इशारा किया। मेहर अवस्थी ने ओह की आवाज़ निकाली, अनजाने में अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकालकर मुंह के कोने को चाट लिया, मीठी बीन्स की चटनी साफ की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभी भी नम आंखों से उसे देख रही थीं। रेयांश खन्ना चौंक गया, लेकिन उसे यह हरकत बहुत प्यारी लगी। मेहर अवस्थी को एहसास हुआ कि उसकी हरकतें अभी अशोभनीय थीं। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम खा लो। खाने के बाद हम गाने का अभ्यास करेंगे। रेयांश खन्ना को खांसी आई और उसने अनजाने में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अरे बाप रे, जब इतनी शांत और गंभीर स्वभाव वाली लड़की प्यारी लगने लगे तो खुद को रोकना वाकई मुश्किल हो जाता है। अध्याय 75 फाइनल अगले दिन शुरू। शाम 6 बजे। कैरावगढ़ टीवी स्टूडियो 1। स्टाफ आने जाने में व्यस्त था और फाइनल की जज मेहर अवस्थी भी तैयारी के लिए स्टूडियो जल्दी पहुंच गई थीं। कविता प्रतियोगिता के फाइनल में 5 जज थे, मेहर अवस्थी, हरीश चतुर्वेदी कविता संघ के अध्यक्ष, यशवर्धन माथुर उपाध्यक्ष, सुदीप वर्मा कविता वेबसाइट के प्रमुख और सत्यजीत चक्रवर्ती कैरावगढ़ लेखक संघ के अध्यक्ष। 3 लोग कविता जगत से थे, एक लेखक संघ से, जबकि राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क और कहानी बॉक्स लाइव के कोई जज नहीं थे। फाइनल राउंड के जजों की सूची कुछ दिन पहले जारी की गई थी, जिसने काफ़ी बहस छेड़ दी है।
ऑनलाइन उपन्यास साइटों और कहानी बॉक्स के लोग विशेष रूप से नाराज थे, ये पूछते हुए कि उनके लिए एक जज भी क्यों नियुक्त नहीं किया गया। कुछ लोगों को चिंता है कि 3 जजों के कविता मंडली से होने के कारण स्कोरिंग में पक्षपात होना लाजमी है। हालांकि कविता मंडली के ही किसी व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, अगर वाकई कुछ गड़बड़ होती तो राग साहिल ऑनलाइन प्रारंभिक दौर में पहला स्थान हासिल नहीं कर पाता। ये लाइव प्रसारण है। अगर उपन्यास वेबसाइट और शौकिया वेबसाइट के प्रतियोगी वाकई प्रतिभाशाली होते तो राष्ट्रीय दर्शकों के सामने उन्हें कम अंक देने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, शायद उनमें खुद ही आत्मविश्वास की कमी है ना? ये कहना थोड़ा कठोर है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर उपन्यास वेबसाइटों और कहानी बॉक्स के प्रतियोगियों की कुल संख्या तो 1/5वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। सभी की उम्मीदें केवल कुछ फाइनलिस्टों पर टिकी हैं। उदाहरण के लिए शौकिया गांव में राग साहिल और कियारा पूरे गांव की उम्मीद हैं। कियारा, घबराओ मत, तुम कर सकती हो। स्टूडियो के पिछले दरवाजे से एक एक करके आने वाले प्रतियोगियों को स्टाफ द्वारा बैक स्टेज लाउंज में ले जाया जा रहा था। कियारा दत्ता ने ऊंची कमर वाला लहंगा सेट, एक प्रकार की पारंपरिक नवदेशी पोशाक पहना था और अपने बालों को एक प्राचीन जूड़े में बांधा हुआ था, जिससे वह प्राचीन वेशभूषा में एक सुंदर युवती की तरह लग रही थीं। उनकी रूममेट्स को भी टिकट मिल गए थे और वे उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ आई थीं। यहाँ तक कि आन्या खन्ना, जिन्हें आमतौर पर ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, भी आई थीं। हालांकि वह इधर उधर देख रही थीं, मानो किसी को खोज रही हों। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। कियारा दत्ता ने अपनी रूममेट्स पर मुट्ठी कसी, फिर मुड़ी और बैकस्टेज की ओर चल पड़ी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही बहुत उत्साहित भी थी, न केवल इसलिए कि उसे इतने भव्य लाइव प्रसारण मंच पर खड़े होने का मौका मिल रहा था, बल्कि इसलिए भी कि वह आखिरकार राग साहिल को व्यक्तिगत रूप से देखने वाली थी। कियारा दत्ता इस प्रतिभाशाली कवि के बारे में जानने के लिए उत्सुक थीं। खिलाड़ियों के लाउंज में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि वह पहले से ही कई लोगों से भरा हुआ था। तभी एक कर्मचारी आया और सूची से एक एक करके नाम पुकारने लगा। जल्दी से उपस्थिति दर्ज करने के बाद कर्मचारी ने सिर हिलाकर कहा, सभी लोग यहाँ हैं। माफ़ कीजिए। कियारा दत्ता खड़ी हो गईं और पूछा, लगता है कि अभी भी एक व्यक्ति कम है ना? उन्होंने कई बार गिना और लाउंज में केवल 39 प्रतियोगी थे और उपस्थिति दर्ज करते समय उन्होंने राग साहिल का नाम नहीं सुना था। क्या राग साहिल अभी तक नहीं आए हैं? दूसरी ओर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ। अधिकांश प्रतियोगियों ने उन्हें पहचान लिया। प्रणव हेगड़े, कविता संघ के उपाध्यक्ष और एक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने कई कविता संग्रह प्रकाशित किए थे। वह कविता प्रतियोगिता जीतने के प्रबल दावेदार भी हैं। हालांकि प्रणव हेगड़े ऑनलाइन प्रारंभिक दौर में राग साहिल के बाद दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन फाइनल एक तात्कालिक प्रस्तुति थी जिसमें उन्होंने 7 चरणों में कविता रची, जो प्रणव हेगड़े की खासियत है। राग साहिल शायद उनके बराबर न हो। कई लोगों का मानना है कि फाइनल संभवतः कविता संघ और कविता वेबसाइट के बीच आंतरिक मुकाबला होगा। स्टाफ ने बताया, स्नोबोर्ड एथलीट ने विशेष परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन भाग लेने के लिए आवेदन किया था और हमने सहमति दे दी। क्या ऑनलाइन प्रतियोगिता? आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल, हम सब वहां मौजूद थे और वह ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा कर रहा था। क्या वह अपनी मर्जी से ऑनलाइन जानकारी नहीं देख सकता था? ये तो धोखा है। कुछ लोग असंतुष्ट हैं। स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और बोला, कृपया निश्चिंत रहें, आयोजक प्रतियोगिता की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। हालांकि राग साहिल ऑनलाइन भाग ले रहा है, लेकिन उसे भी आपकी तरह 7 चरणों में कविता रचनी होगी। इतने कम समय में उसके पास जानकारी देखने का समय नहीं है। कविता मंडली के बाहर कुछ प्रतियोगियों ने संदेह जताने वालों का उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर आप द वंडरस सॉन्ग लिख सकते तो आयोजक आपकी हर बात मान लेते, लेकिन क्या आप सच में इसे लिख सकते हैं? सवाल उठाने वाले चुप हो गए। कियारा दत्ता थोड़ी निराश होकर फिर बैठ गईं। उन्होंने सोचा था कि आज आखिरकार राग साहिल से आमने सामने मिल पाऊंगी, लेकिन भाई, तुम कहाँ हो? इसी क्षण दर्शकों में अपनी सीट पर बैठी आन्या खन्ना ने अचानक रेयांश खन्ना को फोन किया। मुझे कुछ काम है आन्या, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। फोन के दूसरी तरफ रेयांश खन्ना की सांस फूल रही थी, मानो वो दौड़ रहे हों। आन्या खन्ना ने फोन काट दिया और स्टेज की तरफ देखा जहां स्टाफ आखिरी तैयारियां कर रहा था। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरा भाई राग साहिल है या नहीं। इसी समय कैरावगढ़ टीवी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक होटल में रेयांश खन्ना हौंफते हुए उस कमरे में वापस भागे जहां वो और मेहर अवस्थी ठहरे हुए थे। मेहर अवस्थी को स्टूडियो में छोड़ने के बाद उन्होंने दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता से कहा कि उन्हें कुछ काम है और उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, फिर वे जल्दी से वापस आ गए। मैंने पहले अपने कपड़े बदले ताकि मेहर अवस्थी मुझे पहचान न सकें। फिर दीवार के सामने खड़े होकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि बैकग्राउंड में कुछ और न हो, उन्होंने आयोजक द्वारा भेजे गए यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने लिए तैयार किए गए लाइव स्ट्रीम रूम से कनेक्ट किया। फाइनल अभी शुरू नहीं हुआ था।
रेयांश खन्ना ने इसे आजमाया और पुष्टि की कि स्क्रीन पर केवल उनका शरीर दिखाई दे रहा था, उनका चेहरा नहीं। तैयार होने के बाद मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए आयोजकों के स्टाफ से जुड़कर प्रक्रिया का परीक्षण किया। 10 मिनट बाद शाम 7 बजे फाइनल शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में प्राचीन वेशभूषा में सजे नर्तकों के एक समूह ने शास्त्रीय नवदेशी नृत्य प्रस्तुत किया। ये नर्तक नवदेश गीत और नृत्य मंडली के थे और इन्हें राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य टीम कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्पष्ट रूप से आयोजकों ने इस आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक शानदार शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन ने कार्यक्रम स्थल का माहौल तुरंत जोश से भर दिया। जोरदार तालियों के बीच दोनों मेजबान प्राचीन वेशभूषा में मंच पर आए, पुरुष सफ़ेद वस्त्र में और महिला बहने वाली स्कर्ट में, जो कविता प्रतियोगिता के माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। दोनों मेजबानों ने प्रतियोगिता के नियमों को समझाने से पहले अपना संक्षिप्त परिचय दिया। प्रतियोगिता के 3 चरणों में न्यायाधीशों ने यादृच्छिक रूप से विषय चुने और प्रतियोगियों को विषय के आधार पर 7 चरणों के भीतर एक पूर्ण कविता की रचना करनी थी। जो लोग कविता की रचना करने में असफल रहे, उन्हें सीधे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। प्रतियोगिता के प्रत्येक दौर में जज प्रतियोगियों की रचनाओं को 10 अंकों के पैमाने पर आंकते हैं। अधिकतम अंक 50 होते हैं। तीनों दौरों में सबसे अधिक कुल अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी चैंपियनशिप जीतता है। नियम जटिल नहीं हैं। मुख्य आकर्षण यादृच्छिक प्रश्न चयन और 7 चरणीय कविता रचना हैं। बेशक रोमांचक प्रतियोगिता प्रारूप के अलावा निर्णायक मंडल में एक बेहद लोकप्रिय जज भी हैं। आइए संगीत जगत की उभरती हुई स्टार मेहर अवस्थी का स्वागत करें। जब होस्ट ने मेहर अवस्थी का परिचय दिया तो दर्शक तालियों और जयकारों से गूंज उठे। मेहर अवस्थी खड़ी हुई और दर्शकों को हल्का सा प्रणाम किया। आज उन्होंने प्राचीन सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी, जिस पर लहराते रिबन लगे थे, मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। मेहर अवस्थी का व्यवहार कितना शालीन है, वह सचमुच एक क्लासिक सुंदरी हैं। नवदेशी महिलाओं को मेहर अवस्थी जितनी सुंदर होना चाहिए। ये कविता प्रतियोगिता के माहौल को पूरी तरह से दर्शाता है। बिल्कुल अद्भुत। मेहर अवस्थी की उपस्थिति ने न केवल मंच पर हलचल मचा दी, बल्कि टेलीविजन पर लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों को भी बेहद उत्साहित कर दिया। आखिर उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। कई लोग जो शास्त्रीय नवदेशी कविता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वे भी अब मेहर अवस्थी को देखने के लिए टीवी से चिपके हुए हैं। इसके बाद 39 प्रतियोगी एक एक करके मंच पर आए। जैसे ही प्रत्येक प्रतियोगी मंच पर आया, उसका उपनाम या असली नाम, साथ ही वह कहाँ से आया है, बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। प्रणव हेगड़े, कविता संघ। समर अरोरा, कविता नेटवर्क। फरहान खत्री, कविता संघ। स्क्रीन पर कई होनहार प्रतियोगियों के बारे में जानकारी दिखाई दी, वे सभी कविता जगत से थे। जल्द ही सभी प्रतियोगी मंच पर आ गए और लोगों को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। राग साहिल कहाँ हैं? सॉन्ग ऑफ द वांडरर लिखने वाले प्रतिभाशाली कवि राग साहिल भी चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। होस्ट ने कहा, निजी कारणों से स्नोबोर्ड कार्यक्रम स्थल पर नहीं आ पा रहे हैं। वे ऑनलाइन भाग लेंगे। अब स्नोबोर्ड का मंच पर स्वागत है। इसी क्षण स्क्रीन पर टी शर्ट और जीन्स पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन केवल उसका शरीर ही दिखाई दे रहा था, चेहरा नहीं, और उसकी उम्र का भी पता नहीं चल पा रहा था। क्या ये राग साहिल हैं? हे होस्ट, जरा ध्यान दें, कैमरा एंगल ठीक नहीं है, हम उनका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। दर्शक थोड़े असमंजस में थे। हालांकि होस्ट ने उनकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और प्रतियोगिता के पहले दौर के शुरू होने की घोषणा कर दी। दर्शक और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गए। इसका क्या मतलब है? क्या आप राग साहिल को स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं या क्या? कुछ शौकिया दर्शकों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अरे बाप रे, राग साहिल अपने वीडियो में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती। हाँ, मुझे लगा था कि आज आखिरकार मुझे उसका चेहरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह फाइनल में अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इसी समय एक कर्मचारी मंच पर एक गत्ते का डिब्बा लेकर आया, जिसमें आयोजकों द्वारा पहले से तैयार किए गए दर्जनों पर्ची थी जिन पर प्रश्न लिखे हुए थे। कृपया एक प्रश्न निकालें, जज मेहर अवस्थी। स्वाभाविक रूप से प्रश्न मेहर अवस्थी ने निकाला, जो सबसे लोकप्रिय थीं। उसने गत्ते के डिब्बे में हाथ डाला और कागज का एक टुकड़ा निकाला। पुरुष होस्ट ने कहा, अब कृपया सुश्री मेहर अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करें। विषय प्रस्तुत करने के बाद कृपया 7 कदम चलें। सुश्री मेहर अवस्थी के रुकने के बाद प्रत्येक प्रतियोगी अपनी कविता प्रस्तुत करेगा। दर्शक तालियां बजाने लगे। प्राचीन वेशभूषा में सजी इस सुंदर देवी को रैंप पर चलते देखना भला कौन नहीं चाहेगा। हालांकि मेहर अवस्थी कुछ हैरान होकर स्क्रीन को घूर रही थीं। उन्हें लगा कि प्रोफेसर राग साहिल के पीछे की दीवार जानी पहचानी सी लग रही है, ठीक उसी होटल के कमरे जैसी जिसमें वह पिछली रात रुकी थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर राग साहिल भी कैरावगढ़ में हों और उसी होटल में ठहरे हों जहां वह ठहरी थीं? वह यहाँ क्यों नहीं आए? कृपया शिक्षिका मेहर अवस्थी का स्वागत करें। होस्ट के शब्दों ने मेहर अवस्थी के विचारों को तोड़ दिया।
वह शालीनता से खड़ी हुईं, मंच पर आईं और बीच में खड़ी हो गईं। फिर उन्होंने अपने हाथ में मौजूद नोट कैमरे को दिखाया। भाई वाह! मंच पर चर्चा शुरू हो गई। क्या ये भाईचारे की कहानी है? ये प्रश्न कठिन नहीं लगता। सामान्य रूप से लिखना कठिन नहीं है, लेकिन इसे 7 चरणों में लिखना कठिन है। प्रतियोगी सोचने लगे, लेकिन मेजबान ने उन्हें समय नहीं दिया और तुरंत कहा, शिक्षिका मेहर अवस्थी, कृपया। मेजबान के निर्देश पर मेहर अवस्थी ने आगे कदम बढ़ाया। 1, 2, 3। पूरा हॉल शांत हो गया क्योंकि दर्शक चुपचाप मेहर अवस्थी के कदमों को गिन रहे थे। प्रतियोगी गहरी सोच में डूबे हुए थे, उनमें से कई के चेहरे पर शिकंती और वे पीड़ा के भाव दिखा रहे थे। 7 चरणों में कविता रचने का विचार पहली बार सुनने पर उतना आकर्षक नहीं लगा, लेकिन इसे स्वयं अनुभव करने पर ही मुझे इसका सही अर्थ समझ आया। समय बहुत कम था। 4, 5, 6, 7। समय समाप्त। अध्याय 76, पहली कविता, समय समाप्त। सभी प्रतियोगी कृपया अपनी कलम नीचे रख दें। जो भी लिखना जारी रखेगा उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगी के सामने एक छोटा मंच है जिस पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगी है, जहां वे इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग करके अपनी कविताएं लिख सकते हैं। जब जज अपनी टिप्पणी देते हैं, तो बारी बारी से प्रत्येक प्रतियोगी की रचना मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। इस समय कई प्रतियोगी अनिच्छा से अपने इलेक्ट्रॉनिक पेन नीचे रख देते हैं और उनके चेहरे उतर जाते हैं। मेहर अवस्थी के 7 चरण धीमे, गरिमामय और सुरुचिपूर्ण थे, जो दर्शकों को बहुत भाते थे, लेकिन प्रतियोगियों के लिए ये किसी टाइम बम की उल्टी गिनती जैसा था, दिल दहला देने वाला और तनावपूर्ण। यह ऐसा था जैसे कोई उपन्यासकार पाठकों के दबाव में अपनी रचना को अपडेट कर रहा हो, जैसे हर पल बेचैनी बनी रहती है। मैं सच में लिखना चाहती हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। मेहर अवस्थी मंच से उतरी, जजों की सीट पर वापस बैठ गईं और बड़ी स्क्रीन से जुड़े राग साहिल की ओर देखा। राग साहिल ने भी लिखना बंद कर दिया था और कैमरे की ओर पीट करके एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए थे। कई लोग उत्सुक हैं कि राग साहिल ने सचमुच इसे लिखा है या नहीं, लेकिन मेहर अवस्थी की चिंता इस आदमी के पीछे की दीवार को लेकर ज्यादा है। जितना ज्यादा मैं इसे देखती हूँ, उतना ही यह उस होटल के कमरे जैसा लगता है जिसमें मैं ठहरी हुई हूँ। इसी समय एक और बड़ी स्क्रीन पर प्रतियोगियों की रचनाएं प्रदर्शित होने लगी। ऑनलाइन प्रारंभिक चयन के दौरान उनकी रैंकिंग के क्रम में 50वें स्थान से लेकर पहले स्थान तक। 50वें स्थान पर राष्ट्रीय उपन्यास नेटवर्क के जुबिन कौल हैं। ये लेखक काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनके उपन्यास कई वर्षों से ऑनलाइन उपन्यास बेस्टसेलर सूची के शीर्ष 100 में शामिल रहे हैं। कहानी बॉक्स सब्सक्रिप्शन। इस समय वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था और उसकी रचना तुरंत बड़े पर्दे पर दिखाई दी। मंच पर भाइयों को सुंदर कदमों के साथ चित्रित किया जाता है, फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता है। मैं मेहर अवस्थी से प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर जोरदार हंसी फूट पड़ी। कैमरा मेहर अवस्थी और ऑनलाइन उपन्यासकार जुबिन कौल पर केंद्रित था। अरे बाप रे, मैं भूल ही गया था, जुबिन कौल मेहर अवस्थी के प्रशंसक हैं। हाँ हाँ, अभी भी बहुत उत्साही हैं। वाह, ये तो प्रतियोगिता की आड़ में कबूलनामा है। एक ऑनलाइन उपन्यास लेखक से यही उम्मीद थी। ये तो बहुत ही शरारती है। ऑनलाइन उपन्यास पढ़ने वाले कुछ पाठक जुबिन कौल से अच्छी तरह परिचित हैं और इस कविता को देखकर वे जोर से हंस पड़े। व्यक्तिगत पठन अनुशंसाएं। ये लड़का शायद कोई अच्छी कविता नहीं लिख सकता था, इसलिए उसने प्रतियोगिता का अवसर लेकर देवी के प्रति अपने दिल की बात कह दी। वाह, ये तो बहुत चालाकी है। जुबिन कौल ने मुस्कुराते हुए दर्शकों को हाथ हिलाया, मानो वे किसी साहित्यकार हों। मेहर अवस्थी भावहीन और शांत रहीं, मानो कविता का उनसे कोई लेना देना ही न हो। हालांकि दर्शक तो इसके आदी हो चुके हैं। इस शांत स्वभाव वाली देवी के इतने सारे प्रशंसक हैं, न सिर्फ पुरुष प्रशंसक बल्कि महिला प्रशंसक भी उतनी ही उत्साही हैं। भला उन्हें आपके कबूलनामे से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुख्य समस्या यह है कि कविता ही खराब ढंग से लिखी गई है और लोगों को प्रभावित करने में विफल रहती है। यह महज एक प्रचार का हथकंडा है। खैर, हालांकि इस कविता में भाई शब्द है, लेकिन यह विषय से पूरी तरह संबंधित नहीं है और बहुत बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। मैं इसे 5 अंक देता हूँ। सहमत 5 अंक, समर्थन 5 अंक, 4 अंक, 4 अंक। जैसा कि अपेक्षित था, चारों जजों में से किसी ने भी उच्च अंक नहीं दिए। सत्यजीत चक्रवर्ती ने भी केवल 4 अंक दिए और मेहर अवस्थी ने भी केवल 4 अंक दिए। हाँ, मेरे पापा भी मेहर अवस्थी के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे नंबर दिए। दर्शकों में बैठी यामिनी चक्रवर्ती जोर से हंस पड़ी और बाकी दर्शक भी उनके साथ हंसने लगे। जुबिन कौल की पहली कविता भले ही कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन वह सामयिक और दिलचस्प थी। अब बारी है 49वें नंबर पर रही कियारा दत्ता की। प्राचीन वेशभूषा में सजी इस खूबसूरत युवती ने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से कविता लिखी। जब मैं छोटी थी तब वह मुझे अपने साथ ले गए थे और अब वह अक्सर मेरे सपनों में आते हैं। नदी के उस पार हम हजारों मील दूर हैं और उन्हें चिट्ठी भेजना मुश्किल है। ये कविता अच्छी है, कम से कम गंभीर तो है।
कियारा दत्ता से यही उम्मीद थी, वह 7 चरणों में कविता रच सकती हैं। कमाल। कहानी बॉक्स लाइव के दर्शक बहुत खुश थे। उन्हें चिंता थी कि कियारा दत्ता को पूरी कविता लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, लेकिन अब उन्हें राहत मिली। हालांकि यह कविता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जुबिन कौल के साथ होने के कारण ये निश्चित रूप से सबसे नीचे तो नहीं होगी, है ना? ये कविता भाई बहनों के बीच की तड़प को व्यक्त करती है, लेकिन इसमें वाक्य संरचना की कमी है और कलात्मक कल्पना बहुत सती है। मैं इसे 10 में से 6 अंक दूंगा। 6 अंक, 6 अंक। जैसा कि उम्मीद थी, अंतिम 5 जजों ने उन्हें पासिंग स्कोर दिया, जो न तो बहुत ज्यादा था और न ही बहुत कम। कियारा दत्ता मुस्कुराईं और दर्शकों को हाथ हिलाया। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थीं कि वह 7 चरणों में एक पूरी कविता लिख सकीं। इसके बाद प्रत्येक प्रतियोगी की रचना एक एक करके प्रदर्शित की गई। जैसा कि उम्मीद थी, कई लोग समय पर कविता नहीं लिख पाए और सीधे बाहर हो गए। ऐसा नहीं है कि ये कवि अयोग्य थे, बस 7 चरण बहुत कम थे। जल्द ही प्रणव हेगड़े की बारी आई। उन्होंने ऑनलाइन प्रारंभिक दौर में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और अब अपनी रचना प्रस्तुत करने वाले अंतिम से दूसरे प्रतियोगी हैं। उनकी कविता बड़े पर्दे पर दिखाई दी। हॉल के सामने अबाबिलें फड़फड़ाती हैं, सर्दियों में छिपती हैं और गर्मियों में लौट आती हैं। 2 या 3 भाई दूसरे जिलों में भटकते हैं। ऊंचे ऊंचे पत्थरों का ढेर, दूर यात्रा करने से बेहतर घर लौटना है। वाह। हॉल के सामने अबाबिलें फड़फड़ाती हैं, कितनी सुंदर। यात्रा घर लौटने जितनी अच्छी नहीं, कितना अद्भुत। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कविता संघ के कई सदस्यों ने अपने उपाध्यक्ष की रचना देखकर जोरदार जयकारे लगाए और उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। जजों ने हल्की सहमति जताई। इतनी सारी बेतरतीब कविताओं को पढ़ने के बाद आखिरकार उन्हें एक अच्छी कविता देखने को मिली। व्यक्तिगत पठन अनुशंसाएं। कविता संघ के अध्यक्ष हरीश चतुर्वेदी ने सबसे पहले टिप्पणी की, विषय एकदम सटीक है और संरचना भी बहुत सुव्यवस्थित है। मैं इसे 9 अंक देता हूँ। वह इसे पूरे अंक देना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उन पर अपने लोगों का पक्ष लेने का आरोप लग सकता है, इसलिए उन्होंने इसे 9 अंक दिए। पोएट्री नेटवर्क के प्रभारी सुदीप वर्मा ने भी इसे 9 अंक दिए। पोएट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यशवर्धन माथुर का दृष्टिकोण कहीं अधिक निष्पक्ष था। यद्यपि यह रचना बहुत ही संपूर्ण है और भाईचारे के स्नेह को व्यक्त करती है, फिर भी कलात्मक दृष्टि से यह कुछ हद तक सरल है। हालांकि इतने कम समय के लिए यह बहुत अच्छी है। मैं इसे 8 अंक देता हूँ। सत्यजीत चक्रवर्ती नहीं चाहते थे कि पोएट्री एसोसिएशन के लोग, विशेष रूप से प्रणव हेगड़े, जो बहुत अहंकारी थे और राइटर्स एसोसिएशन और शौकिया स्टेशन को नीचा समझते थे, बहुत अधिक प्रमुखता प्राप्त करें। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कविता वास्तव में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसे कम अंक नहीं दे सकता। सत्यजीत चक्रवर्ती ने इसे 8 अंक दिए। मेहर अवस्थी ने भी इसे 8 अंक दिए। तो प्रणव हेगड़े का अंतिम स्कोर 42 अंक है, जिससे वे अब तक पहले दौर में पहले स्थान पर हैं। मेजबान के शब्दों ने मंच पर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। 42 अंक पहले से ही बहुत अधिक स्कोर है। प्रणव हेगड़े से पहले उच्चतम स्कोर केवल 35 अंक था। उनके मंच पर आने से उच्चतम स्कोर में सीधे 7 अंकों की वृद्धि हुई। कविता संघ के शीर्ष सदस्य की क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। अब राग साहिल की बारी है। ऑनलाइन प्रारंभिक दौर में राग साहिल ने द वॉन्डरस सॉन्ग के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था, इसलिए वे सबसे अंत में प्रस्तुति देंगे। प्रणव हेगड़े की कविता तो बहुत अच्छी है, पता नहीं राग साहिल की कैसी होगी। मुझे संदेह है। कविता संघ के लोग तात्कालिक कविताओं में बहुत अच्छे हैं, लेकिन राग साहिल को शायद उतना अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक आप एक पूरी कविता लिख सकते हैं। जब दर्शक इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी मेजबान ने राग साहिल को संबोधित किया, जो बड़ी स्क्रीन पर दूर से देख रहे थे। राग साहिल, कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्क्रीन पर रेयांश खन्ना ने अपने हाथ में पकड़े कागज को धीरे धीरे पलटा और कैमरे को अपनी लिखी कविता दिखाई। अध्याय 77। राग साहिल केवल पारिवारिक स्नेह के बारे में ही लिख पाता है। अकेले परदेश में मैं अजनबी जैसा महसूस करता हूँ। त्योहारों पर मुझे अपने परिवार की और भी ज्यादा याद आती है। मैं जानता हूं कि मेरे भाई ऊंचे मुकाम पर पहुंच रहे हैं, डॉगवुड के वस्त्र पहने हुए, लेकिन एक की कमी है। मेजबान ने धीरे धीरे 7 अक्षरों की चौपाई का पाठ किया और दर्शकों की फुसफुसाहट धीरे धीरे शांत हो गई और स्टूडियो अचानक शांत हो गया। यहां तक कि जज भी बड़ी स्क्रीन पर राग साहिल के हाथों में मौजूद कविताओं को ध्यान से देख रहे थे, कुछ मंत्रमुग्ध होकर, कुछ गहरी सोच में डूबे हुए और कुछ उन पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। दोनों मेजबान, जो शास्त्रीय नवदेशी कविता से भी परिचित थे, ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों को लगा कि यह कविता सरल नहीं है। पुरुष मेजबान ने फिर जजों से कहा, यह राग साहिल की रचना है और यह प्रथम दौर की आखिरी कविता भी है। अब आइए जजों से इसका मूल्यांकन करवाएं। कविता संघ और कविता वेबसाइट के तीनों जज चुप रहे, जबकि सत्यजीत चक्रवर्ती ने उत्साह से कहा, यह कविता सिर्फ भाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी के बारे में है जिन्होंने अपने गृहनगर छोड़े हैं, जो इसके विषय को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा शब्दों का चयन और वाक्य संरचना सरल और अलंकृत होने के साथ साथ उत्कृष्ट भी है।
उदाहरण के लिए, पंक्ति 1 परदेश में अकेला, मैं एक अजनबी हूँ, हर त्योहार पर मुझे अपने परिवार की और भी अधिक याद आती है, पूरी कविता के सार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। यह एक कालजयी कृति के समान है। दोनों मेजबानों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे पर मुझे पता था का भाव था। महिला मेजबान ने पूछा, श्री चक्रवर्ती, आप उन्हें कितने अंक देंगे? 10 अंक, सत्यजीत चक्रवर्ती ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मेहर अवस्थी ने स्क्रीन पर राग साहिल को और अपने पीछे की दीवार को ध्यान से देखा और फिर कहा, मुझे ये कविता पसंद आई, 10 अंक। दर्शकों में हैरानी की लहर दौड़ गई। 2-10, क्या पहले ही राउंड में पूरे अंक मिलने वाले हैं? कविता संघ के उपाध्यक्ष यशवर्धन माथुर ने आह भरी। कविता वाकई उत्कृष्ट थी, लेकिन राग साहिल तो कविता संघ के सदस्य नहीं थे। 9 अंक। काव्यानेट के प्रमुख सुदीप वर्मा ने टिप्पणी की, ये कविता वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा विषय भाईचारा है और यह कविता घर की याद को ज्यादा दर्शाती है, जो विषय से मेल नहीं खाती। मैं इसे 8 अंक देता हूँ। कविता संघ के अध्यक्ष हरीश चतुर्वेदी ने टिप्पणी की, राग साहिल घर से दूर रहने पर रिश्तेदारों के बीच की तड़प को बयां करने में बहुत माहिर हैं। सॉन्ग ऑफ द वांडरर के लिए यह बात सच है और इस कविता के लिए भी यही सच है। हालांकि शैली थोड़ी नीरस है। मैं अब भी राग साहिल को अपने दायरे से बाहर निकलकर अलग अलग शैलियों को आजमाते हुए देखना चाहता हूँ। 8 अंक। श्रोतागण हंगामा करने लगे। 9 अंक तो स्वीकार्य हैं, लेकिन 8 अंक बहुत कम है ना? अरे, राग साहिल का संस्करण प्रणव हेगड़े के संस्करण से कहीं बेहतर है। आप लोग प्रणव हेगड़े को 9 अंक देते हैं, लेकिन राग साहिल को सिर्फ 8। दोहरा मापदंड। अगर कोई भाईचारे और बिछड़ने के बारे में लिखना पसंद करता है तो क्या हुआ? क्या यह अंक काटने का कारण है? ये बहुत निराशाजनक है। कई दर्शक असंतुष्ट थे। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो राग साहिल की कविता की पहली पंक्ति, अकेले परदेश में मैं अजनबी हूँ, हर त्योहार पर मुझे अपने परिवार की याद और भी ज्यादा आती है, ही इसे एक उत्कृष्ट रचना बनाने के लिए काफी थी। आपके काव्य मंडल के एक जज ने इसे 9 अंक दिए और बाकी 2 ने 8 अंक। क्या ये स्पष्ट रूप से राग साहिल और प्रणव हेगड़े को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं है? हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हरीश चतुर्वेदी का तर्क सही है। राग साहिल पारिवारिक स्नेह के बारे में लिखने में माहिर हैं, इसलिए यह प्रश्न उनके लिए फायदेमंद था। जजों की उच्च अपेक्षाएं इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें प्रतियोगियों से बहुत उम्मीदें हैं। अगर अगले दौर का विषय इस तरह का नहीं हुआ तो क्या राग साहिल को नुकसान होगा? कार्यक्रम स्थल और ऑनलाइन दोनों जगह काफी चर्चा हुई, लेकिन राग साहिल बड़े पर्दे पर शांत रहे, मुख्य दर्शक उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। होस्ट ने पहले राउंड के स्कोर और रैंकिंग की घोषणा तुरंत कर दी। राग साहिल 45 अंक, वर्तमान में पहले स्थान पर। प्रणव हेगड़े 42 अंक, वर्तमान में दूसरे स्थान पर। चिराग देसाई 35 अंक, तीसरे स्थान पर। कियारा दत्ता 30 अंक, 12वें स्थान पर। राग साहिल और प्रणव हेगड़े काफी आगे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह फाइनल मुकाबला 2 प्रतिभागियों के बीच ही सीमित रहेगा। शेष 3 से 10 प्रतिभागी पोएट्री एसोसिएशन और पोएट्री वेबसाइट से हैं। कियारा दत्ता का प्रदर्शन सुखद आश्चर्य था। ऑनलाइन प्रारंभिक राउंड में उनकी रैंक 49वीं थी और फाइनल के पहले राउंड में वे 12वें स्थान पर पहुंच गईं। ऐसा नहीं है कि उनकी कविता विशेष रूप से अच्छी थी, बल्कि कई प्रतिभागी तो पूरी रचना लिखने का मौका मिलने से पहले ही बाहर हो गए। अब मैदान में केवल 30 प्रतिभागी बचे हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कियारा दत्ता की रैंकिंग में सुधार हुआ है। राग साहिल आगे बढ़ो, कोयल शर्मा आगे बढ़ो, यामिनी चक्रवर्ती ने नीचे से चिल्लाकर कहा। शौकिया कवियों का समर्थन करने वाले कई दर्शक भी नारे लगाने में शामिल हो गए। हालांकि उनकी आवाजें जल्द ही कविता संघ के सदस्यों के शोर में दब गईं। प्रणव हेगड़े आगे बढ़ो, कविता संघ आगे बढ़ो। अध्यक्ष चतुर्वेदी का विश्लेषण सही है। अगर राग साहिल को दूसरे दौर में ऐसा विषय मिलता है जिसमें वह माहिर नहीं है, तो उसके असफल होने की पूरी संभावना है। शायद 7 चरणों में कविता रचना करना भी उसके लिए मुश्किल होगा। सिर्फ 3 अंक पीछे हैं, हमारे पास दूसरे दौर में उन्हें पछाड़ देने का मौका है। मेजबान ने तुरंत विषय चयन के दूसरे दौर की शुरुआत की घोषणा कर दी। इस बार कविता संघ के अध्यक्ष हरीश चतुर्वेदी विषय चुनेंगे। उन्होंने डिब्बे से एक पर्ची निकाली, उस पर नजर डाली और उनके चेहरे पर अनायास ही खुशी की एक झलक दिखाई दी। मेजबान ने हरीश चतुर्वेदी को मंच पर आने और कैमरे को पर्ची दिखाने के लिए आमंत्रित किया। कोई भी ऋतु चुनिए, वसंत, ग्रीष्म, शरद या शीत, और उस विषय पर एक कविता लिखिए। शीर्षक देखकर काव्य संघ के कई सदस्य हंस पड़े। कवियों के लिए 4 ऋतुओं पर लिखना निस्संदेह एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है। प्राचीन काल के किस महान कवि ने 4 ऋतुओं पर नहीं लिखा? प्रणव हेगड़े भी उनमें से एक हैं। उनके 2 काव्य संग्रहों में कम से कम 5 या 6 कविताएं ऋतुओं का वर्णन करती हैं, जिनमें वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत शामिल हैं। यह एक निःशुल्क प्रश्न है। इस क्षण हरीश चतुर्वेदी भी मुस्कुराते हुए चलने लगे। वे मेहर अवस्थी से थोड़ा तेज चले और 10 सेकंड से भी कम समय में 7 कदम पूरे कर लिए।
इस दौर में प्रदर्शित रचनाएं पहले दौर की रैंकिंग के विपरीत क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। पहले दौर में सबसे आखिरी स्थान पर रहने वाला जुबिन कौल था, जिसने मेहर अवस्थी से अपने दिल की बात कही थी। उसने कंधे उचकाते हुए हाथ फैलाए और कहा, मैंने इसे लिखा नहीं। दर्शक ठहाकों से गूंज उठे और जुबिन कौल भी बाहर होते हुए संतुष्टि से मुस्कुराया। मैंने अपने सपनों की देवी से अपने दिल की बात कह दी है, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। जुबिन कौल के बाद आने वालों के साथ भी यही हुआ, उनमें से ज़्यादातर अपनी कहानियां नहीं लिख पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा, 7 कदम का समय तो बहुत कम है। यहाँ तक कि कुंवारी लड़की का पहली बार दुल्हन के कमरे में जाना भी इतना कम नहीं होता। मौसम को विषय बनाकर लिखना आसान लगता है, लेकिन इतने कम समय में कविता लिखना कल्पना से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। कियारा दत्ता इस दौर में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखकर ही बाहर हो गईं। जल्द ही दूसरे स्थान पर रहे प्रणव हेगड़े की बारी आई। चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने आत्मविश्वास से अपनी रचना प्रस्तुत की। गहरे आंगन में, गर्मी की चटाई ठंडी है, अनार के पेड़ के नीचे, स्कर्ट का किनारा लंबा है, क्रिस्टल का पर्दा हल्की हवा के साथ हिलता है, केले के पत्तों का हरा रंग खिड़की की जाली में घुल मिल जाता है। वाह, कितनी सुंदर कविता है। निर्णायक मंडल में कविता मंडल के तीनों जज अपनी प्रशंसा व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं और जयकारे गूंज उठे। कियारा दत्ता और उपन्यास वेबसाइट और लेखक संघ के कई प्रतियोगी भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रणव हेगड़े की कविता वाकई उत्कृष्ट है, उनके पहले दौर की रचना से भी बेहतर। इस स्तर का प्रदर्शन रागसाहिल के 45 अंकों को आसानी से पार कर सकता है। इस कविता की हर पंक्ति ग्रीष्म ऋतु के सार को समेटे हुए है और ताजगी का एहसास कराती है। इसे पढ़ना चेहरे पर हल्की हवा के झोंके का अनुभव करने जैसा है। मैं इसे 10 अंक देता हूँ। हरीश चतुर्वेदी ने उत्साहपूर्वक टिप्पणी की। प्रासंगिकता, बिंब, संरचना और शब्द चयन के मामले में यह एकदम सही है। मैं इसे 10 में से 10 अंक देता हूँ। पोएट्री नेटवर्क के सुदीप वर्मा ने भी इसे पूरे अंक दिए। इसके बाद हरीश चतुर्वेदी, सत्यजीत चक्रवर्ती और मेहर अवस्थी सभी ने इसे 9 अंक दिए। वाह, पूरा श्रोतागण दंग रह गया। 47 अंक, ये तो पहले दौर में रागसाहिल के 45 अंकों को पार कर गया। एक महान कवि से जैसी उम्मीद की जाती है, वह 7 चरणों में कविता रच सकते हैं और उनका हर शब्द एक उत्कृष्ट कृति है। अद्भुत। क्या रागसाहिल इसे बरकरार रख पाएंगे? प्रणव हेगड़े के बाद रागसाहिल की बारी थी। अब कृपया रागसाहिल को अपनी रचना प्रस्तुत करने दें। अध्याय 78 में एक दिव्य प्राणी के नशे में धुत होकर सफ़ेद बादलों को लापरवाही से कुचलने का वर्णन होना चाहिए। बड़ी स्क्रीन पर रागसाहिल ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़े कागज़ को पलटा, जिस पर लिखी कविता दिखाई दी। मेजबान ने धीरे धीरे उसे जोर से पढ़ा। भोर में खबर आई कि बर्फ गिर रही है। मैंने शुभ बर्फ देखने के लिए पर्दे हटाए, जिसका सफ़ेद रंग दूर आंगन की सीढ़ियों को ढक रहा था। तेज रोशनी भट्टी से निकलने वाले धुएं को अपनी ओर खींच रही है और ठंडी घास जैद के लटकनों की छवि को प्रकट करती प्रतीत होती है। दोनों मेजबानों को शास्त्रीय नवदेशी कविता का थोड़ा बहुत ज्ञान था और उनमें बेहतरीन तालमेल था। पुरुष मेजबान ने कविता का पहला भाग और महिला मेजबान ने दूसरा भाग सुनाया, लेकिन महिला मेजबान ने कविता के दूसरे भाग की पहली 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद रुक गईं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह के भाव थे। पुरुष मेजबान के गाल भी गुलाबी थे और आंखें चमक रही थीं, मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय रूप से सुंदर खजाना देख लिया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उत्साह से कविता की आखिरी 2 पंक्तियां एक साथ पढ़ीं। जरूर कोई दिव्य प्राणी नशे में चूर होकर सफ़ेद बादलों को बेपरवाही से कुचल रहा होगा। श्रोताओं में विस्मय की एक अनियंत्रित आह उठी और वे अनायास ही बुदबुदाने लगे। जरूर कोई दिव्य प्राणी नशे में चूर होकर सफ़ेद बादलों को बेपरवाही से कुचल रहा होगा। अद्भुत, वह भावना, वह जोश, अद्भुत। प्रणव हेगड़े की पिछली कविता के विपरीत, जिसकी खूब सराहना हुई थी, श्रोता एक अजीब भावना से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो मैं सचमुच किसी भव्य पर्वत के प्रांगण में बैठा हूँ। जब मैं सुबह उठा और पता चला कि बर्फबारी हुई है, तो मैंने तुरंत खिड़की खोली और पर्दे खींच दिए। मैंने देखा कि दूर स्थित पहाड़ पर बनी पत्थर की सीढ़ियाँ पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थीं। पहाड़ी हवा जोर से चल रही थी, साथ में बर्फ भी गिर रही थी। बर्फ के टुकड़े बेतहाशा नाच रहे थे, मानो भट्टी से धुआं निकल रहा हो, और फूल पौधे मानो चमकते हुए सफ़ेद जैद के जुम्बों से सजे हों। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता मदहोश हो गए हों और उन्होंने सफ़ेद बादलों को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया हो, जो बर्फ के टुकड़ों से भरे आकाश में बदल गए और मानव जगत पर बरस पड़े। मैंने पहली बार किसी को बर्फ के दृश्य का ऐसा वर्णन करते देखा है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। अरे, अपनी लार पोंछ लो, हम कविता संघ से हैं। श्रोताओं में कविता संघ के कई सदस्य सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। कविता के आकर्षण में डूबते हुए जितना सुनते गए उतना ही मग्न होते गए। लेकिन तभी उन्हें अपनी बात याद आई, ये रागसाहिल उनका प्रतिद्वंद्वी था। भला आप अपने प्रतिद्वंद्वी का समर्थन कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये कविता इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ।
अपने अंतर्विरोधाभासी भावों के बीच अन्य श्रोताओं ने पहले ही उत्साहपूर्वक तालियां बजाना शुरू कर दिया था। कुछ तो खड़े होकर राग साहिल के नाम पर जयकारे लगा रहे थे। कविता संघ के सदस्य भी प्रेरित हुए, खड़े होकर तालियां बजाने लगे और उत्साह से चिल्लाने लगे, राग साहिल, राग साहिल। मैं चाहे जिस भी पक्ष में हूं, अगर मैं इतनी अच्छी कविता पर तालियां नहीं बजा सकता तो कविता सीखने का क्या फायदा। जल्द ही पूरा श्रोतागण खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा, जिससे एक जोरदार गर्जना हुई। जैसा सोचा था, मेहर अवस्थी की आंखें चमक उठीं जब उसने स्क्रीन पर बिना चेहरे वाले व्यक्ति को देखा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार राग साहिल से चैट की थी तो उसने उससे पूछा था कि उसका यह ऑनलाइन नाम क्यों है, और राग साहिल ने कहा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जन्म बर्फीले दिन हुआ था। जैसे ही 4 ऋतुएं विषय आया, मेहर अवस्थी को एक अजीब सी अनुभूति हुई कि राग साहिल सर्दियों के बारे में लिखेगा। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरा अनुमान सही निकला। पता नहीं क्यों मेहर अवस्थी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि वह और राग साहिल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह उस तरह की जान पहचान की बात नहीं है जो एक नेटिजन के तौर पर महसूस होती है, बल्कि उस तरह की जान पहचान की बात है जो असल जिंदगी में होनी चाहिए। फाइनल के बाद हमें उनसे एक अच्छा सवाल पूछना चाहिए। कुछ देर बाद तालियां धीरे धीरे थम गईं और दोनों होस्ट अपनी उत्तेजना शांत करने के बाद जजों से बोले, अब कृपया अपनी टिप्पणियां और अंक दें जजों। इस बार मेहर अवस्थी ने पहले कहा, 10 अंक। संक्षिप्त और सटीक, सीधा और स्पष्ट। दर्शक हंसे और तालियां बजाईं। देवी का स्वाद कितना बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहर अवस्थी ने जानबूझकर पहले 10 अंक दिए, कहीं कविता संघ और कोई परेशानी न खड़ी कर दे। जी हाँ, चलिए शुरुआत 10 अंकों से करते हैं ताकि माहौल बन जाए। सत्यजीत चक्रवर्ती भी मुस्कुराए और 10 अंक देते हुए अर्थपूर्ण लहजे में बोले, मैं तो हैरान रह गया। पता चला कि राग साहिल न सिर्फ पारिवारिक स्नेह के बारे में लिखते हैं, बल्कि बर्फ के दृश्यों के बारे में भी बहुत अच्छे से लिखते हैं, और वो तो बेबाकी और आज़ादी से लिखते हैं। कमाल है, कमाल। हा। दर्शक हंस पड़े। किसने कहा था कि राग साहिल सिर्फ पारिवारिक रिश्तों के बारे में लिखते हैं? और कौन चाहता था कि राग साहिल अपनी शैली को और व्यापक बनाएं? देखिए, ये लीजिए, उन्होंने आपके लिए इसे व्यापक बना दिया है। टीचर चक्रवर्ती कितने शरारती हैं। हा, मुझे तो मजा आ गया। यामिनी चक्रवर्ती उत्साह से उछल पड़ी, पापा आप कमाल के हैं। अगली बार जब मम्मी आपको वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने को कहें तो मैं आपके लिए विनती करूंगी। अभी कविता संघ के अध्यक्ष हरीश चतुर्वेदी ने राग साहिल की पहली कविता को कम अंक देने का एक कारण बताया कि राग साहिल पारिवारिक स्नेह के बारे में लिखने में तो अच्छे हैं, लेकिन शायद अन्य विषयों में उतने अच्छे न हों। अप्रत्याशित रूप से स्थिति इतनी जल्दी पलट गई। लेखक ने न केवल 4 ऋतुओं में से एक शीत ऋतु के बारे में लिखा, बल्कि बर्फ के दृश्य का इतना भव्य, राजसी और बेरोक-टोक वर्णन किया कि अंतिम वाक्य में एक कालजयी कृति की झलक मिलती है। देखते हैं अब आप क्या कहते हैं। जब हरीश चतुर्वेदी की टिप्पणी करने की बारी आई तो वे थोड़ा झिझके, खांसे और फिर बोले, राग साहिल की रचना अपनी अद्भुत कल्पना और भव्य एवं साहसी शब्दों के लिए प्रशंसनीय है, लेकिन इसकी संरचना थोड़ी अटपटी लगती है। महिला होस्ट ने होंठ सिकोड़ते हुए सीधे बड़ी स्क्रीन की ओर देखा और पूछा, स्नोबोर्ड आपका क्या विचार है? रेयांश खन्ना हंसे और बोले, सटीक रूप से कहें तो यह एक कविता है जो 2 छंदों में विभाजित है। पहले छंद में 22 अक्षर हैं, 4 तिरछी तुकबंदी हैं और प्रत्येक पंक्ति में तुकबंदी है। दूसरे छंद में 26 अक्षर हैं, 3 तिरछी तुकबंदी हैं और पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियों में तुकबंदी है। ये प्राचीन नवदेशी कविता की एक सामान्य संरचना है। शायद जज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। महिला होस्ट ने हरीश चतुर्वेदी की ओर रुख किया, जजों, क्या आप राग साहिल के उत्तर से संतुष्ट हैं? हरीश चतुर्वेदी एक पल के लिए अवाक रह गए। हालांकि वे काव्य संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें कविता लिखना बिल्कुल नहीं आता था। वे केवल इसलिए अध्यक्ष बने क्योंकि वे सामाजिक दांव पेच में माहिर थे और काव्य संघ का बहुत अच्छे से प्रबंधन करते थे। वे इस कविता प्रतियोगिता की योजना बनाने में शामिल थे और उन्होंने शौकिया प्रतिभागियों को भी इसमें शामिल किया था। उनके लिए इस प्रतियोगिता की जीत काव्य संघ को ही मिलनी चाहिए, अन्यथा इतनी बड़ी प्रतियोगिता के आयोजन में उन्होंने जो मेहनत की है, क्या वह व्यर्थ नहीं होगी? हरीश चतुर्वेदी ने राग साहिल से इतनी अद्भुत कविता की उम्मीद नहीं की थी। बर्फ के दृश्य पर लिखी उनकी कविता सचमुच दिलकश थी। राग साहिल को पूरे अंक न देने के लिए हरीश चतुर्वेदी को उसमें कमियां ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इससे वे मूर्ख ही साबित हुए। उस समय कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें बस दांत पीसकर इसे सहना पड़ा। हरीश चतुर्वेदी मुस्कुराए और बोले, मुझे राग साहिल से छंद कविता के बारे में इतनी जानकारी की उम्मीद नहीं थी। बुरा नहीं, मैं उन्हें 9 अंक देता हूँ। वाह, 9 अंक! क्या इसे 10 अंक नहीं मिलने चाहिए? अभी प्रणव हेगड़े की कविता तो पूरे 10 अंक की थी, तो राग साहिल की कविता उससे कहीं बेहतर होनी चाहिए, है ना? फिर सिर्फ 9 अंक क्यों? श्रोतागण हंगामा करने लगे और कई लोगों ने अपनी समझ खो दी।
हरीश चतुर्वेदी ने मरने का नाटक करते हुए कहा, खैर मैं तो 9 अंक दे ही रहा हूं, तो क्या हुआ। इसके बाद पोएट्री नेटवर्क से सुदीप वर्मा आए। उन्होंने भी हरीश चतुर्वेदी का अनुसरण किया और 9 अंक पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अंत में पोएट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यशवर्धन माथुर थे। उन्होंने प्रारंभिक चरण से ही स्कोरिंग में भाग लिया और राग साहिल की प्रतिभा से द वंडरर सॉन्ग से ही मुग्ध हो गए। ब्रदर्स और स्नो सीन गीतों ने राग साहिल के प्रति उनकी सराहना को और भी बढ़ा दिया। अध्यक्ष चतुर्वेदी को आंखें बंद करके मरने का नाटक करते देख यशवर्धन माथुर ने मन ही मन आह भरी, बड़े चतुर्वेदी आपको ऐसा क्यों करना पड़ा। यशवर्धन माथुर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और 10 अंक दिए। 48 अंक, भले ही मुझे पूरे अंक नहीं मिले, फिर भी मैं नंबर 1 हूं। दर्शकों ने तालियां बजाईं और महिला होस्ट राग साहिल की प्रतिभा से मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्हें अतिरिक्त स्क्रीन टाइम देते हुए पूछा, राग साहिल आपने चारों ऋतुओं में से सर्दी को ही क्यों चुना। बड़े पर्दे पर बिना सिर वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा जन्म बर्फीले दिन हुआ था। महिला होस्ट को अचानक एहसास हुआ, तो आपने अपना नाम राग साहिल रखा है। राग साहिल ने जवाब दिया, हाँ। देखा, राग साहिल सेंसेई से यही उम्मीद थी। महिला दर्शकों ने अपने चेहरे हाथों में छिपा लिए, उनकी आंखें चमक उठीं, जिनमें कियारा दत्ता के छात्रावास की लड़कियां भी शामिल थीं। ये कॉलेज छात्राएं अपने बाहर हुए रूममेट्स को भूल चुकी थीं और सभी राग साहिल को मोहित होकर देख रही थीं। कविता लिखने वाला लड़का बहुत ही सुंदर था। नाम भी कितना काव्यात्मक है, वाह। केवल आन्या खन्ना भावहीन रहीं और शांत भाव से बोली, सच में ये वही है। कितना रोमांटिक नाम है। मंच पर महिला मेजबान का चेहरा खुशी से लाल हो गया था और पुरुष मेजबान ने असहज स्थिति को भांपते हुए तुरंत विषय बदल दिया। तो चलिए दूसरे दौर के बाद खिलाड़ियों के कुल अंकों पर एक नज़र डालते हैं। पहला स्थान राग साहिल को मिला, जिन्होंने 93 अंक प्राप्त किए। दूसरा स्थान प्रणव हेगड़े को मिला, जिन्होंने 89 अंक प्राप्त किए। तीसरा स्थान चिराग देसाई को मिला, जिन्होंने 71 अंक प्राप्त किए। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, ये राग साहिल और प्रणव हेगड़े के बीच की प्रतियोगिता है। प्रणव हेगड़े 4 अंक पीछे हैं, लेकिन उनके पास बाजी पलटने का पूरा मौका है। आखिर विषय मौके पर ही चुना गया था और कविता को 7 चरणों में रचना था, इसलिए अभी भी काफी कुछ दांव पर लगा था। स्टाफ ने तुरंत प्रश्न निर्धारण बॉक्स निकाला और इस बार सत्यजीत चक्रवर्ती ने प्रश्न निकाले। अपने पिता को गत्ते के बॉक्स में हाथ डालते देख यामिनी चक्रवर्ती ने प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़े, इसे सरल बनाए, इसे सरल बनाए। तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने अपने शब्द बदले, इसे और कठिन बनाए, इसे और कठिन बनाए। दरअसल इस तरह की प्रतियोगिता में आसान और कठिन में कोई अंतर नहीं होता। आपको चाहे जो भी विषय दिया जाए, अंत में सब कुछ प्रतियोगी की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। बाकी दर्शक भी सांस रोककर सत्यजीत चक्रवर्ती को एक कागज निकालते हुए देख रहे थे। दर्शक बहुत उत्सुक थे और बड़ी स्क्रीन पर सत्यजीत चक्रवर्ती के हाथ में मौजूद नोट को देखने के लिए अपनी गर्दन झुका रहे थे। ये किस तरह का प्रश्न है। लेकिन बड़े चक्रवर्ती बहुत चतुर थे, उन्होंने नोट पर सिर्फ एक नज़र डाली और उसे मोड़ दिया ताकि कोई भी यह न देख सके कि उस पर क्या लिखा है। शिक्षक चक्रवर्ती का स्वागत कीजिए। सत्यजीत चक्रवर्ती मंच पर आए और दर्शकों की निगाहों के सामने धीरे धीरे कागज खोला। कैमरे और बाकी बचे लगभग 1 दर्जन प्रतियोगियों की ओर देखते हुए। नोट पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, फूल। फूलों पर एक कविता लिखिए। यह ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि राग साहिल और प्रणव हेगड़े के लिए यह कोई समस्या होगी। तो ये कविता की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मुझे आश्चर्य है कि राग साहिल किस तरह के फूलों पर कविता लिखेंगे। दर्शकों की हल्की फुसफुसाहट के बीच सत्यजीत चक्रवर्ती चलने लगे। 1 2 3। रेयांश खन्ना के मन में फूलों पर अनगिनत कविताएं थीं, उन्हें बस एक चुननी थी। जहां तक बेहतर कविता की बात है, कैमरा जजों के पैनल पर घूमा और मेहर अवस्थी का क्लोजअप दिखाया। बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की इस महिला ने सफ़ेद पोशाक पहनी थी, जो शुद्ध और बेदाग थी, फिर भी बेहद अकेली लग रही थी। दर्शकों से भरे स्टूडियो में भी वह अकेली खड़ी लग रही थी, गर्वित और अलग थलग, बर्फ में खिले एक अकेले बेर के फूल की तरह। रेयांश खन्ना कुछ पल के लिए खाली निगाहों से देखता रहा और किसी कारणवश उसे दिल में दर्द का एहसास हुआ। हाँ, उसने जल्दी से कागज पर लिखा, 4 5 6 7। समय समाप्त। अध्याय 79 में उसकी मुस्कान देखना चाहता हूँ। तीसरा दौर पिछले 2 दौरों में प्रतियोगियों की रैंकिंग के क्रम में रचनाओं की प्रस्तुति के साथ शुरू होता है। इस समय मैदान में केवल 11 प्रतियोगी बचे थे, जो सभी कविता संघ और कविता नेटवर्क से थे। लेखक संघ और उपन्यास नेटवर्क पूरी तरह से बाहर हो गए थे, जबकि शौकिया टीम में केवल राग साहिल ही बचा था। 1 के मुकाबले 10। खासकर यह कहना कि यह 1 के मुकाबले 10 है, ये कहने से कम सटीक है कि मैं उनमें से 10 से लड़ने जा रहा हूँ। दर्शक बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, ये सोचकर कि क्या अंतिम दौर में कोई और उत्कृष्ट कविता प्रस्तुत की जाएगी। जल्द ही जजों ने बारी बारी से पहले 9 प्रतियोगियों की रचनाओं पर टिप्पणी की।
जो यहाँ तक पहुँचे थे वे सभी प्रतिभाशाली थे और 7 चरणों के भीतर कविता की रचना करना उनके लिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। हालांकि कोई विशेष रूप से उत्कृष्ट रचना सामने नहीं आई। पहले 9 कविताओं में उच्चतम स्कोर केवल 40 अंक था। अब भी सब कुछ प्रणव हेगड़े और राग साहिल पर ही निर्भर करता है ना? आखिरकार प्रणव हेगड़े की बारी आई और दर्शक थोड़े घबराए हुए और उत्साहित थे। प्रणव हेगड़े भी इस समय उतने ही उत्साहित थे और अपने काम से बेहद संतुष्ट थे। उनकी कविता बड़े पर्दे पर दिखाई दी। गर्म वसंत में सबसे पहले आड़ू के फूल खिलते हैं। उनकी चमकीली सुंदरता उन्हें देखने वाले हर किसी को आकर्षित करती है। ये दुख की बात है कि तेज हवा से गिरने के बाद काई पर लाल धब्बे पड़ गए। जैसे ही पुरुष होस्ट ने कविता पढ़ी, हरीश चतुर्वेदी और सुदीप वर्मा ने सहमति में सिर हिलाया और यशवर्धन माथुर ने हल्की ताली बजाई। कितनी सुंदर कविता है! यह आड़ू के फूलों का वर्णन करती है, लेकिन यह न केवल उनकी सुंदरता को दर्शाती है बल्कि उनके खिलने और मुरझाने की बेबसी को भी दिखाती है। कलात्मक कल्पना साधारण फूल थीम वाली कविताओं से कहीं ऊपर है। ये कविता अच्छे अंक पाने की हकदार है। देखते हैं कि क्या हम राग साहिल को पीछे छोड़ सकते हैं। दर्शकों ने भी कविता की गुणवत्ता को पहचाना। जजों के पैनल में हरीश चतुर्वेदी ने सबसे पहले टिप्पणी की, आड़ू के फूलों पर लिखी यह कविता सुंदर और मार्मिक दोनों है। इसका विषय, संरचना और शब्द चयन सभी त्रुटिहीन हैं। मैं इसे 10 में से 10 अंक देता हूँ। सुदीप वर्मा को भी 10 अंक मिले। यशवर्धन माथुर ने भी इस बार इसे 10 अंक दिए। सत्यजीत चक्रवर्ती और मेहर अवस्थी ने इसे 9 अंक दिए। प्रणव हेगड़े ने तीसरे दौर में 48 अंक प्राप्त किए, जो कि राग साहिल की दूसरे दौर में बर्फ के दृश्य पर लिखी गई शानदार कविता के अंकों के बराबर है। ये बहुत ही उच्च रेटिंग है। इसके बाद आया सबसे तनावपूर्ण क्षण। चैंपियनशिप का परिणाम राग साहिल की इस कविता पर निर्भर करेगा। प्रणव हेगड़े का कुल स्कोर 137 अंक है और राग साहिल का 2 राउंड के बाद कुल स्कोर 93 अंक है। अगर राग साहिल 44 से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो वे चैंपियनशिप जीत जाएंगे। अगर राग साहिल 44 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो प्रणव हेगड़े चैंपियनशिप जीत जाएंगे। कुछ लोग स्कोर गिनने लगे। 44 अंकों का क्या ये टाई है? राग साहिल के 44 से कम अंक प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है ना? कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रतियोगिता प्रारूप में भाग्य का तत्व बहुत अधिक है। जब तक राग साहिल के पास कुछ अच्छी कविताएं न हो जिनका वे किसी भी समय उपयोग कर सके, तब तक ये वास्तव में निश्चित नहीं है। इस समय महिला होस्ट ने मीठी मुस्कान के साथ बड़ी स्क्रीन पर रेयांश खन्ना से कहा, राग साहिल कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। उनकी आंखों में वसंत जैसी चमक देखकर कई महिला दर्शकों को ईर्ष्या हुई। अरे, क्या इस महिला होस्ट को राग साहिल समा पसंद आ गए हैं? हम सच्चे प्रशंसक हैं जिन्होंने राग साहिल को हमेशा से फॉलो किया है। क्या उन्हें नहीं पता कि राग साहिल दासान और जीगे एक कपल हैं? दर्शकों में बैठी यामिनी चक्रवर्ती अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। मेरे भाई जोहू से यही उम्मीद थी, उन्होंने खूबसूरत होस्ट को बिना चेहरा दिखाए ही भिगो दिया। हा। इस समय होटल में बैठे रेयांश खन्ना ने महिला होस्ट के हावभाव पर ध्यान नहीं दिया। वह एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर धीरे से अपने हाथ में कागज पलटा और अपनी कविता दिखाई। पुरुष होस्ट ने कविता का पहला भाग सुनाया। डाकघर के बाहर टूटे हुए पुल के किनारे एक अकेला फूल बिना मालिक के खिलता है। शाम हो चुकी है और मैं अकेला उदास हूँ, हवा और बारिश से और भी बोझिल। फिर महिला होस्ट ने उत्साहपूर्वक कविता का दूसरा भाग पढ़ा। बसंत की कृपा पाने की इच्छा न रखते हुए सभी फूलों को ईर्ष्या करने दो। कीचड़ में गिरकर धूल में मिल जाने पर केवल सुगंध ही शेष रह जाती है। सभी सुंदरियों को ईर्ष्या करने दो। हे भगवान, इसे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बसंत की महिमा पाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं सभी फूलों की ईर्ष्या से बच नहीं सकती। लेकिन वे वास्तव में क्या कह रहे हैं? दर्शक एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अरे, ये किस तरह का फूल है? जजों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे और हरीश चतुर्वेदी हैरान दिख रहे थे। अपनी विशेषज्ञता के स्तर के साथ वे केवल इतना ही बता सकते थे कि कविता अत्यंत उच्च कोटि की थी, विशेष रूप से दूसरा भाग, जहां लगभग हर पंक्ति किसी प्रसिद्ध उद्धरण के स्तर की थी। हालांकि वे यह नहीं बता सके कि कविता किस प्रकार के फूल के बारे में थी और उन्होंने इस पर यूं ही टिप्पणी करने का साहस नहीं किया। यशवर्धन माथुर ने अपना सिर हिलाया और अपने शरीर को झुलाते हुए धीरे धीरे मंत्रोच्चार किया। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। सत्यजीत चक्रवर्ती ने भौहें चढ़ाईं, सोच में डूबे हुए सिर नीचे किए और ऐसा लग रहा था जैसे वह भी कुछ अंदाजा लगा रहे हों। केवल मेहर अवस्थी थोड़ी हैरान दिखीं, मानो उन्हें पहले से ही जवाब पता हो। महिला होस्ट ने तुरंत पूछा, राग साहिल, ये कविता किस फूल के बारे में है? रेयांश खन्ना ने स्क्रीन पर मेहर अवस्थी की ओर देखा, एक पल के लिए झिझके और फिर बोले, इस कविता का नाम है ओड टू प्लम ब्लॉसम्स। प्लम ब्लॉसम? तो आप प्लम ब्लॉसम्स की बात कर रहे थे, मुझे पता था। प्लम ब्लॉसम महान और पवित्र होता है, कभी दूसरे फूलों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। कितना सच है! क्या मैं अकेली हूँ जिसे ये कविता थोड़ी उदास लग रही है?
क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि यह कविता असल में फूलों के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में है? महिला होस्ट को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है और अचानक जजों के पैनल पर बैठी मेहर अवस्थी की तरफ देखा, फिर रेयांश खन्ना की ओर मुड़कर पूछा, राग साहिल, हम सब जानते हैं कि आप कवि होने के साथ साथ एक बेहतरीन गीतकार और संगीतकार भी हैं और आपने मेहर अवस्थी के लिए 2 गाने लिखे हैं। क्या ये गाना ओड टू प्लम ब्लॉसम भी मेहर अवस्थी के लिए ही लिखा गया है? इन शब्दों ने तुरंत दर्शकों में हलचल मचा दी और गपशप का माहौल तुरंत गर्म हो गया। मुझे पता था, मैं राग साहिल और मेहर अवस्थी के रिश्ते के बारे में लगभग भूल ही गया था। मेहर अवस्थी और प्लम ब्लॉसम सचमुच एक जैसे हैं, दोनों इतने पवित्र और नेक, फिर भी उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कीचड़ में बिखरकर धूल में मिल जाने पर केवल खुशबू ही रह जाती है। लेकिन आखिरी पंक्ति थोड़ी ज़्यादा ही दुखद लगती है। मेहर अवस्थी अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उभरी हैं और अब उनके यौन शोषण और रखेल बनने की अफवाहें फैल रही हैं। क्या ये सिर्फ लोगों की ईर्ष्या नहीं है? उनके व्यक्तित्व को देखते हुए हो सकता है कि वो सचमुच गुमनामी में खो जाएं। दर्शक राग साहिल और मेहर अवस्थी के रिश्ते को लेकर बेहद उत्सुक थे और चर्चा में मशगूल थे। साथ ही यह माना जा रहा था कि यह कविता बेर के फूलों की स्तुति मेहर अवस्थी का सटीक वर्णन करती है। हालांकि जजों के पैनल में बैठी मेहर अवस्थी कुछ उदास लग रही थीं। दरअसल जैसे ही उन्होंने ये कविता बेर के फूलों की स्तुति देखी, उन्हें लगा कि राग साहिल फूल को लोगों के लिए एक रूपक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कविता की हर पंक्ति उनके अपने अनुभवों से मिलती जुलती थी। खासकर यह पंक्ति, बसंत की कृपा पाने की इच्छा न रखते हुए सभी फूलों को ईर्ष्या करने देना, क्या यह उनका सटीक वर्णन नहीं करती? मेहर अवस्थी को बचपन से ही गाना बहुत पसंद था और उनके परिवार ने उन्हें गायन सीखने के लिए भेजा भी था। हालांकि पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ बदलावों के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। बड़े होने पर उसे क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के एक टैलेंट स्काउट ने खोजा और एक गायिका के रूप में अनुबंधित किया। वह कभी बड़ी स्टार बनना नहीं चाहती थी, नहीं वह दूसरी महिला कलाकारों से प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, वह बस गाना चाहती थी। लेकिन मनोरंजन जगत में चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं होतीं। जैसे जैसे वह मशहूर होती गईं, अफवाहें और बदनामी एक के बाद एक फैलती गईं। उनका कभी किसी रिश्ते में नाम भी नहीं रहा, फिर भी अफवाहें फैल रही हैं कि वह नाजायज़ यौन संबंधों में शामिल हैं और रखेल रखती हैं। हालांकि मेहर अवस्थी उदासीन दिखाई दी, लेकिन भला कौन सी लड़की अपनी बेगुनाही की परवाह नहीं करेगी? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तो उन्हें यह अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? बीमारी, अफवाहें और कई झटकों ने मेहर अवस्थी के करियर को तहस नहस कर दिया। अगर उन्होंने सुरों का संग्राम से वापसी न की होती तो शायद वह आज भी उसी दलदल में फंसी होती। बबूल के फूलों की स्तुति कविता को देखते ही मेहर अवस्थी को वे अप्रिय यादें ताज़ा हो गईं। भले ही वह जमीन पर गिरकर धूल में मिल गई हो, लेकिन उसकी खुशबू वैसी ही बनी हुई है। शायद यही मेरा भाग्य है। एक माँ की तरह मेहर अवस्थी ने खुद पर तरस खाते हुए अपनी नज़रें झुका लीं और उनके दिल में कड़वाहट की लहर दौड़ गई। जजों, कृपया राग साहिल की ओड टू द प्लम ब्लॉसम की प्रस्तुति को अंक दें। एक पल रुकिए। होस्ट के बोलते ही अचानक रेयांश खन्ना बोल पड़े। बड़ी स्क्रीन पर बिना सिर वाले आदमी को देखकर सब अचंभित रह गए। राग साहिल, क्या कोई समस्या है? होस्ट ने पूछा। रेयांश खन्ना ने कहा, दरअसल ये कविता ओड टू प्लम ब्लॉसम का केवल पहला भाग है। इसका दूसरा भाग भी है और मैं दूसरा भाग भी लिखना चाहता हूँ। क्या इसका दूसरा भाग भी है? लोग बहुत हैरान थे। प्रणव हेगड़े ने पूछे बिना नहीं रह सके, क्या ये प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध नहीं है? रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, न्यायाधीश कविता के पहले भाग को ही अंक दे सकते हैं। मुझे लगता है कि पहला भाग कुछ ज़्यादा ही उदास और निराशावादी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कविता की वजह से सब लोग दुखी हों। उन्होंने प्रणव हेगड़े की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर्फ मेहर अवस्थी की तरफ देखा, जो न्यायाधीशों के पैनल पर कुछ उदास लग रही थीं। यहाँ सब लोग से उनका मतलब दर्शकों से नहीं, बल्कि सिर्फ मेहर अवस्थी से है। अभी जब वे अपनी रचना दिखा रहे थे तो एक पल के लिए हिचकिचाए, ये सोचकर कि यह कविता प्लम ब्लॉसम की स्तुति बहुत ही निराशाजनक और आत्मदया से भरी है और शायद मेहर अवस्थी का मूड खराब कर दे। इसलिए उन्होंने मेहर अवस्थी के चेहरे के भावों पर नज़र रखी और उनका अनुमान सही निकला। कविता देखने के बाद मेहर अवस्थी का चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि इन बारीकियों को सिर्फ रेयांश खन्ना ही समझ पाए। आखिर दोनों 1 महीने से ज़्यादा समय से साथ रह रहे थे और कई बार एक दूसरे के साथ अंतरंग हो चुके थे। भले ही वे भावनात्मक रूप से जुड़े न हों, लेकिन शारीरिक रूप से तो वे एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह मेहर के हाव भाव में ज़रा सा भी बदलाव तुरंत भांप लेते थे। मेहर अवस्थी को उदास देखकर रेयांश खन्ना को भी बुरा लगा। उनके मन में अचानक एक तीव्र इच्छा जागी, वे मेहर को मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। भले ही यह प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन था, फिर भी वे कोशिश करना चाहते थे। दोनों होस्ट थोड़े असमंजस में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
उसी क्षण निर्देशक की आवाज़ उनके ईयरपीस से आई, दर्शकों की संख्या बढ़ाने का यह एक शानदार मौका है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सहमति जताई और जजों से पूछा, जजों आपकी क्या राय है। जजों के पैनल को स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन टीम से संकेत मिल गया था। हालांकि हरीश चतुर्वेदी हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाकी सभी जज सहमत थे, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः एक संक्षिप्त चर्चा के बाद जजों ने सहमति जताई कि राग साहिल को ओड टू द प्लम ब्लॉसम का दूसरा भाग लिखना चाहिए। दरअसल अगर हम राग साहिल की बात मानकर मैच के पहले भाग को ही अंक दें तो प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे ये देखने के लिए भी बहुत उत्सुक थे कि इस कविता ओड टू द प्लम ब्लॉसम का दूसरा भाग कैसा होगा। आखिर ये कविता तो लगभग पूरी हो चुकी है, तो इसका दूसरा भाग कैसे हो सकता है। ये काफ़ी अजीब लगता है। क्या यह एक घटिया सीक्वल होगा? वह कम सुंदर होगा? दर्शकों की फुसफुसाहट के बीच रेयांश खन्ना ने जल्दी से एक कागज पर दूसरा भाग लिख डाला और फिर उसे कैमरे के सामने दिखाया। हवा और बारिश बसंत को विदा कर देते हैं और उड़ती बर्फ बसंत का स्वागत करती है। चट्टान पहले से ही 100 फीट बर्फ से ढकी है, लेकिन फूलों की डालियां अब भी सुंदर हैं। वह सुंदर है, लेकिन वसंत की कृपा पाने के लिए होड़ नहीं लगाती, वह केवल उसके आगमन की सूचना देती है। जब पहाड़ों के फूल पूरी तरह खिल जाते हैं तो वह उनके बीच मुस्कुराती है। अध्याय 80 आपके लिए कविताएं लिखना। जैसे ही रेयांश खन्ना ने ओड टू द प्लम ब्लॉसम का दूसरा भाग प्रस्तुत किया, दृश्य तुरंत शांत हो गया। डाकघर के बाहर टूटे हुए पुल के किनारे एक अकेला फूल बिना मालिक के खिलता है। हवा और बारिश वसंत को विदा करते हैं और उड़ती बर्फ वसंत के आगमन का स्वागत करती है। पहले ही शाम हो चुकी है और मैं अकेले दुख में डूबा हुआ हूँ, हवा और बारिश से और भी बोझिल। ये पहले ही 100 फीट ऊंची बर्फ की चट्टान बन चुकी है, फिर भी एक फूल की शाखा अभी भी खूबसूरती से खिल रही है। ये सिर्फ 2 भागों वाली कविता नहीं है, ये 2 कविताएं हैं। एक उदास और आत्मदया से भरा हुआ, दूसरा हंसमुख और आशावादी। हाँ, खासकर दूसरी पंक्ति। एक कविता कहती है, मैं बसंत की कृपा पाने के लिए होड़ नहीं लगाती, सारे फूलों को ईर्ष्या करने देती हूँ, जबकि दूसरी कहती है, हवा और बारिश बसंत को भगा देती हैं, उल्टी बर्फ बसंत के आगमन का स्वागत करती है। ये बिल्कुल अलग अलग शैलियाँ हैं। कीचड़ में बिखरी और धूल में मिल गई, केवल सुगंध ही रह जाती है। जब पहाड़ के फूल बहुतायत में खिलते हैं तो वह उनके बीच मुस्कुराती है। मुझे दूसरी कविता सबसे ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों ने इस पर गहराई से विचार किया और अंततः तथाकथित ऊपरी और निचले हिस्सों के रहस्य को खोज निकाला। पहली कविता प्लम ब्लॉसम की स्तुति दुख और उदासी से भरी है, जिसका अंत प्लम ब्लॉसम के ज़मीन पर गिरने से होता है। इसके विपरीत दूसरी कविता प्लम ब्लॉसम की स्तुति सकारात्मक और धूप से भरी है, जिसका अंत प्लम ब्लॉसम के बीच मुस्कुराने से होता है। किसी को भी त्रासदी पसंद नहीं आती। स्वाभाविक रूप से दूसरी कविता ज़्यादा लोकप्रिय हुई। एक मिनट रुकिए, क्या ये कविता राग साहिल ने मेहर अवस्थी के लिए नहीं लिखी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि राग साहिल ने जानबूझकर दूसरा गाना जोड़ा हो क्योंकि पहला गाना बहुत उदास था, शायद मेहर अवस्थी को खुश करने की उम्मीद में? वाह, क्या आप उसे इतना बिगाड़ रहे हैं? मुझे प्यार की बदबू आ रही है। कुछ चुगली करने वाली लड़कियों ने कहा, बबूल के फूलों की स्तुति, बेर के फूलों की स्तुति। कविता का शीर्षक बहुत ही उत्तेजक है। इसके अलावा राग साहिल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि कविता मेहर अवस्थी के लिए लिखी गई थी। फिर मैंने देखा कि यह गाना इतना दुखद था और इसका अंत इतना निराशाजनक था। इस आदमी ने तुरंत मौके पर ही दूसरा गाना लिखा और उसका अंत भी बदल दिया। जब पहाड़ के फूल पूरी तरह खिलते हैं तो वह उनके बीच मुस्कुराती है। देखो देखो, क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कोई लड़का अपनी प्रेमिका को बसंत ऋतु में सैर पर ले जा रहा हो? निर्देशक को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत कैमरा मेहर अवस्थी की ओर घुमा दिया, उनका क्लोजअप शॉट लिया। हालांकि गपशप करने वालों की निराशा के लिए मेहर अवस्थी शांत रहीं और भीड़ के बीच भी मुस्कुराने का कोई संकेत नहीं दिखाया। एक शांत और एकांतप्रिय देवी से यही उम्मीद थी, क्या ऐसा रोमांस भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सका? अरे, मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का बड़ा आदमी मेहर अवस्थी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। इस क्षण मेहर अवस्थी को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह राग साहिल की देखभाल और समझ को महसूस कर सकती थीं। लेकिन वह और राग साहिल सिर्फ ऑनलाइन दोस्त थे और उनकी बातचीत आमतौर पर गायन तकनीकों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो राग साहिल को उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमेशा मेरे साथ है। राग साहिल के पीछे की दीवार कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, जिससे मेहर अवस्थी का संदेह और भी बढ़ गया। वाह दिव्या जी, ये तो बहुत रोमांटिक है। क्या टीचर राग साहिल को मेहर से प्यार हो गया है? इंडस्ट्री में गीतकारों और गायकों का प्रेमी बनना कोई असामान्य बात नहीं है। स्टूडियो के बाहर लाइव प्रसारण देख रही रितिका मेहता बहुत उत्साहित थीं और उनके चेहरे पर गपशप का भाव था। दिव्या कपूर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, शाओ यून, क्या तुम्हें नहीं लगता कि टीचर राग साहिल के आसपास का माहौल कुछ कुछ हमारे होटल जैसा लग रहा है?
रितिका मेहता ने चारों ओर देखा, उनका गोल चेहरा उलझन से भरा हुआ था। टीचर रागसाहिल के ठीक पीछे एक दीवार है। दिव्या कपूर ने सिर हिलाया, अब इस लड़के से बहस करने का मन नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, वैसे रेयांश खन्ना कहाँ गए? रितिका मेहता ने कहा, श्री खन्ना ने कहा कि वे एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। दिव्या कपूर ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, मानो सोच में डूबी हुई हों। इस क्षण दर्शक समझ गए कि क्या हो रहा है और खड़े होकर रागसाहिल की 2 कविताओं ओड टू द प्लम ब्लॉसम के लिए तालियां बजाने लगे। भीड़ जय जयकार से गूंज उठी। पुरुष रागसाहिल की प्रतिभा पर मुग्ध थे, जबकि महिलाओं की आंखें चमक रही थीं, इस उम्मीद में कि रागसाहिल और मेहर अवस्थी कुछ और गपशप करेंगे। महिला होस्ट ने बड़ी स्क्रीन पर बिना सिर वाले आदमी की ओर देखा, फिर जजों के पैनल में बैठी मेहर अवस्थी की ओर। उनकी आवाज़ में उदासी झलक रही थी। अब कृपया जजों को टिप्पणी करने दें। सुश्री मेहर अवस्थी, आपको ये कविता कैसी लगी? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महिला होस्ट किसी प्रेम प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछ रही है। अगर मैं महिला होस्ट होती तो मुझे भी जलन होती। रागसाहिल बहुत प्रतिभाशाली हैं। दर्शकों को ये थोड़ा मज़ेदार लगा और सभी ने मेहर अवस्थी की ओर देखा। बाहरी तौर पर शांत दिख रही देवी अंदर से बहुत भावुक थीं। सिर्फ पहली कविता को ही देख लीजिए, ये बेर के फूल की महान और गौरवशाली भावना को दर्शाती है। शब्द बहुत सुंदर हैं और मुझे सारे फूल ईर्ष्या करें वाली पंक्ति बहुत पसंद आई। मैं इसे पूरे 10 अंक देती हूँ। फिर भी मेजबान ने दोबारा पूछा, सारे सुंदर फूल ईर्ष्या करें वाली पंक्ति वाकई बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे उड़ती बर्फ बसंत का स्वागत करती है वाली पंक्ति भी बहुत अच्छी लगी। आपको कौन सी पंक्ति पसंद है, सुश्री मेहर अवस्थी? ये दोनों पंक्तियां 2 अलग अलग कविताओं में एक दूसरे से मेल खाती हैं। दरअसल इन्हें रागसाहिल द्वारा मेहर अवस्थी के लिए लिखी गई कविताएं माना जा सकता है। एक कविता उनके अतीत और वर्तमान के बारे में है और दूसरी उनके भविष्य के लिए उनके आशीर्वाद और उम्मीदों के बारे में। उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है। मेहर अवस्थी शांत रहीं, मुझे सभी पसंद हैं। वाह! वहां से चीखों की गूंज सुनाई दी। क्या इसका मतलब स्वीकृति है? मुझे नहीं पता, बस बहुत प्यारा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कविता प्रतियोगिता देखने से मुझे इतना आनंद मिलेगा। तुम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। रेयांश खन्ना को स्वाभाविक रूप से दर्शकों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उन्हें थोड़ी बेबसी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने एक दूसरी कविता प्लम ब्लॉसम की स्तुति भी जोड़ दी, जिसका उद्देश्य वास्तव में मेहर अवस्थी को प्रोत्साहित करना था। लेकिन ये गपशप करने वाली लड़कियां जितना कह रही हैं उतना बुरा नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें इतना उदास और निराश नहीं देख सकता था। एक सच्चे सहायक का अपने बॉस के लिए चिंता दिखाना, है ना? दर्शकों की चीखें शांत होने में थोड़ा समय लगा और पुरुष होस्ट ने जल्दी से माहौल को प्रतियोगिता की लय में वापस ला दिया। अब अगर रागसाहिल को 44 से अधिक अंक मिलते हैं तो वह प्रथम राष्ट्रीय काव्य महोत्सव जीत जाएगा। शिक्षिका मेहर अवस्थी ने उसे पहले ही 10 अंक दे दिए हैं। कृपया टिप्पणी करते रहें। दर्शक भी होश में आ गए। प्रतियोगिता अभी भी चल रही थी। क्या आप प्रणव हेगड़े के लिए थोड़ा सम्मान नहीं दिखा सकते? क्या आपने नहीं देखा कि वह कोने में कितना अकेला और अलग थलग खड़ा था? जब सत्यजीत चक्रवर्ती की बारी आई तो उन्होंने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और पूरे 10 अंक दे दिए। उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की, जवान होना कितना अच्छा है। इससे दर्शकों में बैठी लड़कियों में एक बार फिर चीख पुकार मच गई। दोनों मेजबान मंच पर असहाय खड़े रहे, चीख पुकार शांत होने का इंतजार करते रहे। फिर उन्होंने गंभीर चेहरे वाले हरीश चतुर्वेदी को अपनी टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित किया। अच्छा, हरीश चतुर्वेदी ने कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश में अपना मुंह खोला, लेकिन महसूस किया कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने लेटकर कहा, 10 अंक। पोएट्री नेटवर्क के सुदीप वर्मा ने भी हार मान ली और गुस्से में कहा, मैं भी 10 अंक दूंगा। अंत में यशवर्धन माथुर की बारी आई। वे एक सच्चे कवि थे और उन्हें लाड़ प्यार या प्रेम की परवाह नहीं थी। उन्होंने उत्साह से कहा, आज मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मैंने 4 ऐसी उत्कृष्ट कृतियों के जन्म का साक्षी बना जिन्हें पीढ़ियां याद रखेंगी। सभी उनकी प्रशंसा करेंगे और उनकी प्रसिद्धि हमेशा बनी रहेगी। 10 अंक। अंत में उन्होंने कहा, मैंने इसे 10 अंक दिए, इसलिए नहीं कि कविता केवल 10 अंकों की है, बल्कि इसलिए कि अधिकतम अंक केवल 10 हैं। अंत में रागसाहिल ने तीसरे दौर में पूरे अंक प्राप्त किए। परिणाम पहले से ही तय था। 3 दौरों में 143 अंकों के पूर्ण अंतर से प्रथम राष्ट्रीय काव्य महोत्सव जीतने के लिए रागसाहिल को बधाई। जैसे ही मेजबान ने परिणाम घोषित किया, पूरा दर्शक वर्ग खुशी से झूम उठा। चैंपियनशिप जीतने के लिए अंतिम दौर में पूरे अंक। अद्भुत! मैं रागसाहिल से बहुत प्रभावित हूँ। अकेले परदेसी धरती पर मैं अजनबी हूँ। हर त्योहार पर मुझे अपने परिवार की याद और भी ज्यादा आती है। लगता है वो अप्सरा नशे में चूर है और लापरवाही से सफ़ेद बादलों को कुचल रही है। सारे फूल ईर्ष्या करें। जब पहाड़ों के फूल खिलते हैं तो वो उनके बीच मुस्कुराती है। वाह, कितनी शानदार पंक्तियां हैं। नवदेश में एक और महान कवि का उदय हुआ है। ध्यान दें कि उनका मुख्य पेशा गीतकार है।
ध्यान दें कि उनका मुख्य काम शौकिया वेबसाइटों के लिए वीडियो बनाना है। हाँ हाँ, गलत, उनका मुख्य काम मेहर अवस्थी का लाडला प्रेमी होना है। हाँ हाँ। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शक और टेलीविजन पर देखने वाले दोनों ही रोमांचित थे और ऑनलाइन चर्चाएं तो और भी ज्यादा जीवंत थीं। राग साहिल की 4 उत्कृष्ट रचनाओं की सराहना करने के अलावा कुछ लोग इस घटनाक्रम पर भी नजर रख रहे थे। कुछ लोगों ने तो मेहर अवस्थी और राग साहिल की प्रेम भरी तस्वीरों को फोटोशॉप भी किया। तस्वीर में एक शांत और गंभीर देवी जजों के पैनल पर बैठी हैं, उनके ठीक बगल में एक बिना सिर वाला आदमी खड़ा है। नेटिजन्स ने उस आदमी का सिर जोड़कर उस पर राग साहिल लिख दिया। हा, ये तो बहुत मज़ेदार है। दिव्या जी, इन नेटिजन्स को देखिए, ये कितने बेवकूफ़ हैं। रितिका मेहता तस्वीर देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। दिव्या कपूर चुपचाप लाइव स्ट्रीम स्क्रीन की ओर देख रही थीं। लाइव प्रसारण समाप्त होने वाला था और शीर्ष 3 प्रतियोगियों को ट्रॉफी और पुरस्कार राशि दी जा रही थी। चूंकि राग साहिल उपस्थित नहीं थे, इसलिए आयोजक ट्रॉफी उन्हें बाद में डाक से भेजेंगे और पुरस्कार राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी। पुरस्कार समारोह काफ़ी मनोरंजक रहा। प्रणव हेगड़े और तीसरे स्थान के विजेता दोनों ओर खड़े थे, जबकि बीच में बड़ी स्क्रीन पर एक बिना सिर वाला आदमी दिखाई दिया। प्रणव हेगड़े को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई कड़वी गोली निगल ली हो। उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए, दर्द का मुखौटा भड़क उठा और वे रोने ही वाले थे। आज उसकी इतनी बुरी हार हुई कि उसके जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसे अभी तक ये भी नहीं पता कि वह असल में किससे हारा है। इस आदमी ने तो पुरस्कार लेते समय अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, हद हो गई। राग साहिल, आखिर तुम हो कौन? राग साहिल, आखिर तुम हो कौन? यही सवाल मेहर अवस्थी के मन में बार बार उठ रहा था, इसलिए नहीं कि राग साहिल की 2 कविताओं ओड टू प्लम ब्लॉसम्स ने उसे भावुक कर दिया था या उसके लिए उसके मन में कोई असामान्य भावनाएं पैदा कर दी थीं। दरअसल मेहर अवस्थी हमेशा राग साहिल को एक ऐसे दोस्त के रूप में देखती थी जो संगीत से प्यार करता था और एक ऐसे गुरु के रूप में जो उसका मार्गदर्शन कर सकता था। राग साहिल द्वारा उसके लिए लिखी गई दोनों कविताओं को वह दोस्तों के बीच का उपहार मानती थी। मेहर अवस्थी को असल में इस बात की चिंता थी कि क्या राग साहिल वही व्यक्ति था जिस पर उसे शक था। लाइव प्रसारण के दौरान मेहर अवस्थी ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि राग साहिल निश्चित रूप से उसी होटल में है जहां वह ठहरी हुई थी। मेहर अवस्थी जब भी कैरावगढ़ आती थीं, इसी होटल में रुकती थीं, इसलिए वह कमरों से, खासकर दीवारों पर बनी सजावट से अच्छी तरह वाकिफ थीं। ये साधारण पैटर्न लग रहे थे, लेकिन नीचे दाहिने कोने में एक ऐसी जगह पर जहां नजर न पड़े होटल का लोगो छपा हुआ था। ये निशान बहुत छोटा है और अगर आप ध्यान न दें तो इसे देखना मुश्किल है, लेकिन मेहर अवस्थी यहाँ कई बार आ चुकी थीं और इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थीं। उन्होंने राग साहिल के पीछे वाली दीवार पर इस निशान को अभी अभी देखा था। आखिरकार पुरस्कार समारोह समाप्त हुआ और कविता प्रतियोगिता का समापन हो गया। मेहर अवस्थी जल्दी से बैकस्टेज गईं, कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला और झटपट बैकस्टेज एरिया से निकलकर स्टूडियो से बाहर चली गईं। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले ही ये तय हो गया था कि दिव्या कपूर, रितिका मेहता और वह बाहर उनका इंतजार करेंगी। अगर उनका अनुमान सही है तो शायद उन्हें होटल से वापस आने का समय ही नहीं मिलेगा। मेहर अवस्थी तेजी से उस जगह की ओर बढ़ी जहां उसने उन तीनों से मिलने का वादा किया था। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसने ऊपर देखा। क्या वह यहाँ है?